आप प्रॉपर्टी की हमेशा इतनी बातें करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा कमाना, डबल करना इज अ इजी गेम। इजी गेम उसके लिए भाई जिसको समझ आती हो। जब मैं 18 साल का था हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। मैंने अगले 10 साल में $70,000 सेव करे थे। उस $70,000 से मैंने 4 प्रॉपर्टियां सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में खरीदी थी। रहने के लिए तो मैं खरीदता ही नहीं ना। गरीबों का काम है वो, मेरे काम नहीं है। माइंडसेट बहुत डिफरेंट है ब्रो। अब उस 70,000 को मैंने मल्टी मिलियन बनाया है। आज के जितने यंगस्टर्स हैं सब बोलते हैं कि एक बार हम इतना पैसा कमाने लग जाएं, शादी हो जाए, तब हम घर खरीदेंगे। ये जो सोच है ना भाई, वो ठीक नहीं है। ये गरीब सोच है। पता क्यों? मुझे फ्लैट खरीदना चाहिए। फ्लैट तो सबसे घटिया मूर्ख लोग खरीदते हैं भाई। गरीब लोग खरीदते हैं फ्लैट। अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि दे थिंक आउटसाइड द बॉक्स। गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, आप बोलते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी मत लो, 2 टायर सिटी में जाके लो। एब्सोल्युटली। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। गुड़गांव में कितना सैचुरेशन है, कितना और ले जाओगे यार ऊपर? 4 करोड़ का 10 करोड़ तो हो गया। क्या चाहिए और? अर्ली एज पे हमारे पास क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं होता है, हम या तो थोड़ा अपनी सेविंग यूज कर लेते हैं, कभी कभी माँ बाप से भी बोरो कर लेते हैं पैसा एक प्रॉपर्टी लेने के लिए जी। और फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है लोन का। तो क्या लोन से प्रॉपर्टी खरीदना इज अ वाइज डिसीजन? गरीब लोग सोचते हैं नहीं, अमीर लोग सोचते हैं एब्सोल्युटली यस। गूगल के पास $100 बिलियन कैश पड़ा हुआ है, वो फिर भी लोन ले रहे हैं। अब भाई ये जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर ये तुमने समझ लिया ना, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंज आ जाएगा। शायद सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसे पे, जो आपकी सेविंग्स है उस पे काम नहीं करती। जो आपका डेट है उस पे भी काम करती है वो। जो आप 1 लाख रुपए का आज लोन ले रहे हो, 7% इन्फ्लेशन इंडिया में है भाई, वो अगले साल 93 रह जाएगा। एप्पल के पास इतना पैसा पड़ा कैश, वो फिर भी लोन ले रहे हैं यार, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द गेम। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनको। ये मेरे ख्याल से ये एडवाइस के कम से कम मेरे को $10 मिलियन चार्ज करना चाहिए। सच बता रहा हूं मैं। हाँ जी। इस एडवाइस के लिए मेरे को $10 मिलियन चार्ज करना चाहिए बंदे को। सो हाय गाइस, वेलकम टू शालीन शो। क्या आपको भी लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आपको ये भी लगता है कि मैं फ्लैट खरीद के डाल दूं या फिर एक लैंड खरीद के डाल दूं या फिर एक बड़ा मकान खरीद लूं? एट द सेम टाइम क्या आपको ये भी लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक लोन लूं या किसी तरह से पैसे अरेंज करके खुद सेल्फ फंडेड एक फ्लैट लेके या मकान लेके डाल दूं? अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर जसमीत सिंह। जसमीत सिंह आज हमको बताने वाले हैं कि कैसे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े आदमी बन सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए एक प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने में। हमको फ्लैट क्यों नहीं खरीदना चाहिए, हमको लैंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट को कैसे हम देखेंगे कि वो सच में ग्रो होगा या नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हमारे गेस्ट मिस्टर जसमीत सिंह ने दिए हैं। सो आई वेलकम मिस्टर जसमीत सिंह। आप प्रॉपर्टी की हमेशा इतनी बातें करते हैं जी। क्या प्रॉपर्टी में पैसा कमाना, डबल करना इज अ इजी गेम? इजी गेम उसके लिए भाई जिसको समझ आती हो। क्योंकि जब मैं 18 साल का था हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, मैंने आपको बताया। मैंने अगले 10 साल में $70,000 सेव करे थे। 70,000? $70,000 10 साल में। ओके। ठीक है। पर उस 70,000 को, जिसमें मैंने पहली बार एज अ डिपॉजिट यूज करा था, उस $70,000 से मैंने 4 प्रॉपर्टियां सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में खरीदी थी। रहने के लिए तो मैं खरीदता ही नहीं ना। वो तो बेकार है। गरीबों का काम है वो, मेरे काम नहीं है वो। माइंडसेट बहुत डिफरेंट है ब्रो। और मेरे को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से काम करना है जो ये 2 लोग नहीं है, जो गरीब और गरीब माइंडसेट वाले नहीं है। अब उस 70,000 को मैंने मल्टी मिलियन बनाया है। आज मेरे पास 7 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जो 15 प्रॉपर्टीज बनेंगी। क्योंकि उसमें से तो 2 प्रॉपर्टीज है, जो 7 जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, उस पे मेरे पास 10 घरों का अप्रूवल पड़ा हुआ है ऑलरेडी। बस मेरे को बिल्ड करनी है। सो यस, 70,000 से स्टार्ट करा था, मल्टी मिलियन में पहुंच गया हूं। मालिक बस साथ दे तो आगे भी जाएंगे। सो यस, अगर आपको पता चल जाए कि करना क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। और पैसा बनाना रियल एस्टेट में आसान नहीं कह सकता, सिंपल है। इसको एक काम करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं सब ठीक है। चीजों को। अगर आज की तारीख में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है जी, सो व्हाट इज द राइट एज एंड राइट टाइम? कोई राइट एज नहीं है, कोई राइट टाइम नहीं है भाई।
बट आज के जितने यंगस्टर्स हैं जी सब बोलते हैं कि एक बार हम इतना पैसा कमाने लग जाएं, शादी हो जाए, तब हम घर खरीदेंगे। ठीक है, ये जो सोच है ना भाई वो ठीक नहीं है, ये गरीब सोच है। पता क्यों? क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना वो फ्यूचर का नहीं सोचते, वो अभी का सोच रहे होते हैं, उनको मजे लेने होते हैं जिंदगी के। इलाबरेट कर दीजिए। करेक्ट। आज ही मेरे को आईफोन लेना है, जेब में पैसे नहीं है, फाइनेंस करा के लेंगे। फाइनेंस करा के लेंगे। भाई मैं जब मेरे पास $1 मिलियन की प्रॉपर्टीज थी ना, मैं $7,000 की गाड़ी चला रहा था। 1994 मॉडल की निसान पल्सर मैंने 7 साल चलाई है, जो कि 2.5 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चली हुई थी। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है किलोमीटर चलाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी अगर जिसके पास ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है वो क्यों नहीं बनाएगा पैसे? सही बात है। वॉरेन बफेट ने, जो आज 100 आई थिंक $20 बिलियन का मालिक है, भाई उसने 90% ऑफ द वेल्थ है ना अपनी, वो 60 साल के बाद बनाई है। 60 साल के बाद। चेक कर लेना फैक्ट्स, चैट जीपीटी कर लेना, आप खुद भी आप भी कर लेना, क्योंकि इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग ग्रोथ है, इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके। जो हम ये अमीर दिखना चाहते हैं ना, वही दीमक की तरह खा रही है हमको। करेक्ट। भाई कभी आपने देखा मार्क जकरबर्ग को कोई बकवास कपड़े पहनते हुए? कभी देखा आपने उसने लुई वुइटन पहना? सिंपल एक टी शर्ट। कभी बिल गेट्स ने पहना देखा आपने? कभी इलॉन मस्क को पहने देखा आपने? भाई जो भी अमीर लोग होते हैं ना, उनको पता है ये मिडिल क्लास जो सबसे गरीब माइंडसेट है, उनको बेच बेच के ये, क्योंकि हाँ बोलो बोलो, क्योंकि इनको बेच बेच के अमीर बन जाते हैं लोग। करेक्ट। क्योंकि जो मिडिल क्लास है ना, गरीब माइंडसेट, गरीब लोग, उनका जो माइंडसेट है वो इनसिक्योरिटी से निकला हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि स्टारबक्स में कॉफी पीना खराब है? अगर आपके पास पैसे इतने नहीं है कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज नहीं है, इनफैक्ट मेरा बड़ा सिंपल सा है, बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन हाउस। सो मेरे कहने का मतलब ये है, कम से कम पहले 5 प्रॉपर्टियां खरीदो अपने घर लेने से पहले, खुद का जिसमें रहना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आपको ज्यादा जल्दी पैसा बना के दे सकती है। यस, स्टारबक्स में कॉफी तब पीनी चाहिए जब आपके पास कम से कम 5 घर हों। ओके। ये मेरी थिंकिंग है, आपको करना नहीं करना ये आपको मर्जी है यार। पैसा किस स्टार कॉफी में, एक तो नंबर 1 इंडिया की घटिया कॉफी है, पहले बता दूं, मीठा, निरा मीठा। एक्चुअली स्टार कॉफी हर जगह बेकार है, इंडिया में थोड़ी ज्यादा बेकार है, क्योंकि मीठा भाई साहब इतने किलो के हिसाब में डाला था ना कि बंदा पीता पीता ही मर जाए। कॉफी पीनी है पियो भाई, मैं भी पीता हूं, पर वो 10 साल जो मैंने $70,000 जोड़े थे ना भाई, तब मैंने बहुत कम कॉफी पी थी, गिनती की। मैंने पूरे अपने 20s में, जब मैं न्यूजीलैंड में था, 20s में हर लोग पार्टी करते हैं, सब शराब पीते हैं, 7-8 साल मैंने कोई पार्टी नहीं करी थी 20s में। क्यों नहीं मेरे को मालिक देगा बताना? सही बात है। ऐसा क्या रीजन है? वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना। आप समझो 20s में हूं, मैं न्यूजीलैंड में हूं, मौज कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, पर पार्टी नहीं कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त जो कि दिखावे के चक्कर में मेरे साथ काम करता था, सैलरी पैकेज सेम, सब कुछ सेम, उसने बस लड़की को इंप्रेस करने के लिए ऑडी ले ली। मैं उस टाइम निसान पल्सर 1994 मॉडल चला रहा था, जो कि मैंने बहुत सस्ती ली थी, मेरे ख्याल से $5,000-7,000 की ली थी शायद, मेरे को याद है। वो आज भी वहीं पे है, कुछ नहीं है उस बंदे के पास। इनफैक्ट उसको जल्दी अमीर होने के चक्कर में कसीनो की ऐसी लत लगी कि उसने अपने आप को कसीनो से बैन करवाया था। बाप रे। और उसके बाद उसने क्या करा, दुनिया से पैसे उठाए $25,000, घर वालों को फोन करा, भाई मेरे को $25,000 चाहिए, मैंने दुनिया को पैसे देने हैं। ऑकलैंड में उसने अपने आप को बैन कराया, हैमिल्टन एक डिफरेंट सिटी है न्यूजीलैंड में, वहां पे जाके जुआ खेले, 25,000 फिर हार गया। ये जो हमारी रिच बनने की जो ज्यादा जल्दी है ना, यही हमें गरीब बना रही है, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए लुई वुइटन पहन रहे हैं, स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है पीने की, कोई तुम्हारे घर पे पैसे डालने नहीं आएगा। इनफैक्ट सीक्रेटली हर कोई जो आपका रिलेशनशिप में है ना, जो आपके रिश्तेदार आपको लगते हैं बड़े प्यारे हैं, वो चाहते हैं भाई अब तुम तो गिरो, तुम तो मरो,
तुम ना अमीर बन जाओ, तुम ना कोई बढ़िया डिसीजन ले लो, सीक्रेट लिया पर बताता कोई नहीं है। हाँ सही बात है, इट हैपेंस। मतलब मैंने तो ये लाइव देखा है। मतलब मैं किसी रिश्तेदार का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट मैंने देखा है, होता है ऐसा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप के अलावा आपकी सक्सेस से किसी को खुशी नहीं मिलती। किसी को नहीं खुशी मिलती, बहुत मुश्किल है। दे विल बी हैप्पी कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है आगे। या आपका कोई जबरदस्त भाई हो जैसे मेरा एग्जैक्टली भाई, वो दैट्स व्हाट देयर क्लोज That's it. रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली। जब हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे ना भाई, जब मैं 18 साल का था, तो जो मेरे ताए थे उन दोनों के पास इतने पैसे थे कि वो मेरे पापा को बचा सकते थे, उनको पैसे दे के जो डेट था वो पे ऑफ कर सकते थे, ताकि हम उनको बाद में पे ऑफ करते। नहीं किया उन्होंने। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग एवर जो उन्होंने मेरे साथ करी। जो उस जिंदगी का लेसन का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, जी, क्या सोच होनी चाहिए हमारी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? जल्दी अमीर होने की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दी अमीर नहीं बना सकती अनटिल अनलेस आपको गेम का बहुत ज्यादा समझ आ चुका है। ठीक है। देखो, दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा वेल्थ क्रिएशन का काम है। वेल्थ क्रिएशन का काम है कि हम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो कि कॉन्सेप्ट इंडिया में बिल्कुल है ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस, उसमें दो चीजें हैं भाई, व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन। शरीन भाई, आप मेरे पास आ रहे हो, हाँ आप जी। मेरे को कह रहे हो कि भाई मेरे को $10,000 की पैसिव इनकम चाहिए आज से 10 सालों में। नो प्रॉब्लम भाई, आपने वो बहुत स्पेसिफिक गोल दिया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, चाहिए क्यों है, क्या करना है उसका? करना क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है आपकी। क्योंकि भाई आप खुद चेक कर लेना, स्टैट्स चेक कर लो, अबाउट 95% ऑफ द लोग जिंदगी में कभी वो अचीव नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि उनका ड्राइविंग फैक्टर नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कमाना चाहते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी अपना फाइनेंशियल गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं, ओके, और इस पैसे का मैं क्या करूंगा। क्या इस पैसे को मैं दूसरों के लिए यूज कर सकता हूं, क्या मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं इन पैसे से। जब तक ये आपका माइंडसेट नहीं रहेगा, आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि देखो, जब आप छोटा ही सोच रहे हो कि भाई चाहिए $10,000 की पैसिव इनकम है, ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं है, आप दुनिया का भला कैसे करोगे। वही मैं पूछने वाला था, कैसे करोगे आप? करेक्ट। पहला, कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं हूँ या मेरे जैसा कोई एक इंसान है जो कि सोच रहा है कि काम करता हूँ मैं, 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ डाउन पेमेंट करके, और एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, उससे मैं अर्न करूंगा। ठीक है। अब उससे मैं दुनिया कैसे भला कर सकता हूँ? सो उसके लिए पहले आपको खुद का घर बनना पड़ेगा, करेक्ट। पर स्टार्ट मेरे को लगता है हमेशा हायर टू हायर गोल होता है ना, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो आपको जो $10,000 का गोल है ना, वो आपको छोटा लगे। सो ठीक है। उसके लिए आपको अपनी जिंदगी का प्लान करना पड़ेगा। तो उसी में वाई आता है। ओके, वाई करना क्यों है। ठीक है। मान लो आपको कल पैसे दे दिए, मालिक ने बोल दिया तथास्तु, ले ले ये पैसे, करना क्या। अगर आप देखो हिस्ट्री में जितने लोगों ने भी लॉटरी जीती है ना, वो आज से 2 से 3 से 4 साल पुराने हैं, वही गरीब दोबारा से, क्योंकि माइंडसेट नहीं डेवलप करा। तो जब आपका वाई क्लियर होता है ना, आपको पता चलता है भाई मैं हम कर क्यों रहे हैं। और ये जो जर्नी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी जो है मेरे को लगता है गोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, एग्जैक्टली। जब आपको मालिक ने दे भी दिया पर आप उतने केपेबल नहीं हो, अब इस कॉफी में मैं कॉफी पी रहा हूं, राइट जी, कॉफी उतनी ही डालोगे ना जो ये कप ले सकता है। सही बात है। मैं चाहता हूँ इतना बड़ा कप है जो आप मेरे को छोटे से कप में डाल दोगे। वैसे ही इंसान जो है वो छोटी सोच का होता है, और वो मांगता बहुत बड़ी चीजें हैं, हैंडल करने की समर्था नहीं है उसमें। मतलब भाई हैंडल कैसे करना है उसको, एग्जैक्टली। जब तक वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे। सो मेरे को लगता है कि जो गोल होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, कि भाई इससे मैं शायद पहले अपना भला बाद में सोचूंगा, लेट मी सी कि भाई कैसे करना है। वहां से स्टार्ट करके मेरे को लगता है फिर आप मालिक अपने आप ही तुम्हें दे देगा कि भाई चल ठीक है, तू दूसरों का सोच रहा है, पहले मैं तेरा पेट भरता हूँ,
फिर तू दुनिया का पेड़ बनने की कोशिश करियो। तो आप कैसे दूसरों की मदद करते हो? सो दूसरों की मदद हम ऐसे ही करते हैं भाई, पहले उनका गोल सेटअप, व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन एंड व्हाई डू यू वांट इट, जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा आप नहीं पहुंच पाओगे। और उसमें हम गोल सेटिंग में भी हेल्प करते हैं। अब कई बारी क्या होता है कि ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं वो बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि आप स्टार्ट ही दुनिया से करो। वो कोई करोड़ों में एक आधा बंदा ही होता है कि भाई वो कहता है यार नहीं है दुनिया का भला करना है, हम देखेंगे। फिर हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, सच ही खुद खुल के बोल रहा हूं क्योंकि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, 95% ऑफ द लोग जो होते हैं मेरे को जो आज तक मिले हैं वो चाहते हैं कि पहला अपना पेट भरना है, एंड जस्ट नॉट अ बैड थिंग, कोई खराबी नहीं है उसमें। पर हम ना उसकी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली तौर से उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, हम उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी ऑन अ वे उनको मदद करना चाहते हैं कि भाई देखो अगर आपको आगे पहुंचना है तो आपको थोड़ा थोड़ा ग्रो भी करना पड़ेगा। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी सजेस्ट देम एक्सेप्ट द प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक जरिया है, पर अगर आपको बड़ा से बड़ा गोल अचीव करना है उसके लिए आपको दूसरों का सोचना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट अगेन, पहले फिर हम कहते हैं भाई गोल सेटिंग में हम उसकी मदद करते हैं, कहते हैं भाई ये हमें चाहिए, क्यों चाहिए। सो वी स्टार्ट विद द गोल सेटिंग, भाई आपको क्यों चाहिए। भाई ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए ही क्या। 80% ऑफ द बंदे जो मेरे पास आते हैं, मैं आपको, हमारा ना बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, हम जो भी मेरे को रीच आउट करता है, मेरी टीम उनको रीच आउट करती है, एंड देन वी हैव एन असेसमेंट फॉर्म, बहुत डिटेल्ड असेसमेंट फॉर्म है, उसमें 32 क्वेश्चन है हमारे। ओके 32 क्वेश्चन, जब तक आप, अगर वो कोई असेसमेंट फॉर्म ही मतलब जिंदगी में एक बार भर लेना हमारा, तो उसके ना दिमाग के जो घोड़े हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे कि भाई अच्छा करना क्यों है और क्या क्या करना है, क्योंकि 80% लोगों को तो पता ही नहीं है चाहिए क्या। उसमें आपको ना हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको गोल क्या है ही नहीं, पता ही नहीं है। वो इसलिए हम उनको उससे भी मदद करते हैं कि भाई गोल सेटिंग कैसे करनी है। भाई गोल सेटिंग करने का बड़ा सिंपल सा आइडिया है वैसे, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द मॉर्गेज और रेंट, ज्यादातर लोगों को वही चाहिए होता है एक फ्री लाइफ जीने के लिए, कि अगर दो बंदे कमा भी रहे हैं, उसमें से अगर एक बंदा जा रहा है काम करने के लिए, वो इतना बंदा पैसा कमा ही लेता है कि रेंट आराम से पे किए जाए, अनटिल अनलेस आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो पेंट हाउस में रहूं, वो थोड़ा डिफरेंट। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे लोग, हाँ जी हाँ जी, सो उनका गोल सेटिंग ये होना चाहिए कि भाई हमारे महीने के खर्चे ही हैं। भाई जब हम मल्टी मिलियनर बन गए थे ना, हम तब भी अपने खर्चे लिखते हैं कि हम कितने स्पेंड कर रहे हैं हर महीने। ओके अभी भी वो बुक लेजर जो है हमारी पड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों को, मेरे ख्याल से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा उनके पैसे जा कहाँ रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है कहाँ खर्च रहे हैं वो, स्पेशली जब से डिजिटल करेंसी आ गई। बिल्कुल, क्योंकि पता है कि वो पेन चली गई है। हम क्या करते हैं, फोन पेटीएम मारा छुट्टी, कार्ड लगाया छुट्टी। बाय द वे ये साइकोलॉजी जो है गोरों की इन्वेंट करी हुई है। देखो जब आप नोट देते थे ना, तो आप कैसे जाते थे फिजिकल फॉर्म में कुछ? दिल, अरे यार 500 जा रहा है यार, 5000 जा रहा है यार, दर्द होता था यार। अब क्या होता है, कोई कनेक्शन नहीं है, आप सीधा पेटीएम कर रहे हो, आपको 1 लाख रुपए खर्च करने में दर्द नहीं होगा। कोई दर्द नहीं है आपको, जीरो। क्यों? ज्यादातर लोगों को खुद को तो होता नहीं है, माँ बाप को होता है। सही बात है। राइट। नंबर 1, अगर आपने कमाया है, अब भाई मैं चाहे पेटीएम करूं, मैं चाहे कार्ड यूज करूं, मेरे ख्याल से मेरे को कार्ड बहुत साल हो गए यूज करते हुए, पर मेरे को आज भी दर्द होता है भाई। दर्द तो नहीं, मतलब पता चलता है कि भाई पैसे अकाउंट से जा रहे हैं, क्योंकि खुद के कमाए हुए हैं, जीरो से स्टार्ट करा है। ये तो है नहीं कि भाई अमीर घर से पैदा हुआ। हाँ मेरे पिताजी अमीर घर से थे, वो उनका डेफिनेटली है। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि समझ नहीं आता हमें। सो मेरे को लगता है जो लोग एक्चुअल में पेन समझ रहे थे ना, उनको थोड़ा सा कैश यूज करना चाहिए। ओके उससे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ना तुम्हें एक आइडिया सा मिल जाएगा, यार मैं अभी खर्च रहा हूँ यार, छोड़ यार ना कर दूं, है ना, ये कॉफी नहीं पीनी, स्टारबक्स में रहने देता हूं मैं, फिर उनको समझ आएगा। पर ये यहाँ पे माँ बाप की भी गलतियां भाई, ओके कैसे? स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, ओवरली इमोशनल। भाई जो मांग दिया बच्चे ने वही दे देना। पर फिर आजकल बच्चे लोग बोलते हैं कि यार अभी हम यंग हैं, अभी हम ऐश नहीं करेंगे, अभी हम अगर स्टारबक्स की कॉफी नहीं पियेंगे, अभी हम बाइक नहीं चलाएंगे, कार में नहीं घूमेंगे, तो फिर हम एंजॉय कैसे करेंगे?
That's a पार्टीज good में नहीं जाएंगे question. तो एंजॉय कैसे करेंगे? मेरे को बहुत साल हो गए भाई बाहर रहते हुए, मैं बड़ा ही न्यूजीलैंड में हूँ, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। 16 साल के अब हो गए हो जिस दिन, माँ बाप बोलते हैं भाई साहब रेंट देना शुरू कर दो नहीं तो घर से निकलो। अच्छा। 16 साल, एज सुन एज दे बिकम एलिजिबल टू वर्क, भाई हमें रेंट चाहिए हर हफ्ते गोइंग फॉरवर्ड। नहीं दे सकते, अपनी जगह घर जगह देखो। अब वो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा केपेबल बना रहे हैं एज कंपेयर टू अस। कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, जहां से भी कुछ बढ़िया सीखने के लिए मिले ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गोरों के साथ मतलब ऑलमोस्ट अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ाई बाहर करी है, बड़ा ही मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कह रहा हूँ अगर वो मेरी जिंदगी में ना अप्लाई करी होती ना तो जिंदगी मेरी कुछ और ही होती। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि भाई हम तुम्हारे नौकर हैं, जो तुम बोल दोगे वही करेंगे, तो नौकर नौकर के पास कंट्रोल होता है कि मालिक के पास कंट्रोल होता है? मालिक के पास। अब बच्चे जो है मालिक बन के बैठे हुए हैं। वहां पे जैसे बदतमीजी यहां पे मैंने देखा भाई, हर साल मैं आता हूं, पिछले 6 महीने में तीसरा चक्कर है ये मेरा। भाई वहां पे अगर बच्चों ने माँ बाप के साथ कोई बदतमीजी करी ना, सिर्फ आंखें बहुत हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ऐसी देखी हैं जो कि बहुत टचिंग है और बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, जो माँ बाप पे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन बढ़ते हो जा गया रहा है। इंडिया में। अगर भाई वहां पे हो जाए ना तो क्या ही हो जाएगा। इनफैक्ट क्योंकि देखो मैं गोरों के बच्चों के साथ भी रहता हूँ क्योंकि हमारे गोरे फ्रेंड्स भी हैं, और जो देसी हैं जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो भी हैं। वहां पे भी फर्क है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां के बच्चों के साथ ना वो गोरों के बच्चे रहते हैं, और गोरों के बच्चे यूजुअली अगेन सारे सेम नहीं होते। पागल ना हो जाना कमेंट करते हुए ये सारे सेम होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। बट ये है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं, वो बहुत कम है। ओके। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर में और जी। एक प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट में जी। क्या डिफरेंस होता है? सो भाई प्रॉपर्टी ब्रोकर जो होता है ना, जैसे मान लो आप घर बेच रहे हो, प्रॉपर्टी ब्रोकर आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है। मैं प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मैं एक बायर्स एजेंसी रन करता हूं जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ओके। बायर्स एजेंसी का मतलब है कि मैं बायर का साइड देखूंगा कि भाई बायर जो है वो रिप ऑफ ना हो जाए या उसको उसका फायदा ना उठाया जाए। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो Correct. आप एक जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है जी। वो सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी दिला देता है, करेक्ट। राइट, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। एक्चुअली प्रॉपर्टी दिलाता नहीं, वो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा होता है महंगा करके, क्योंकि उसकी जो कमीशन है वो उसके साथ अटैच्ड है। एग्जैक्टली, जितनी महंगी प्रॉपर्टी जाएगी उतना उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा। हम्म। प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट का जो हमारा काम है वो वेल्थ क्रिएशन मॉडल है। मतलब आप एक पूरे प्लान क्रिएट करके देते हो। प्लान इज वन थिंग, करेक्ट, 100%, पर एट द सेम टाइम वी मेक श्योर कि भाई आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो आपके गोल से अलाइंड है, वही व्हाट एंड व्हाट यू वांट बाय व्हेन एंड व्हाई डू यू वांट इट। जब तक वो क्लियर नहीं होगा उसके बिना आप गलत प्रॉपर्टी, ये और प्योरली इन्वेस्टमेंट है बाय द वे, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आप जो अपने गोल क्लियर करो उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे या आपको लेके भी दे सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी। सो प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट वर्क्स फॉर द इन्वेस्टर्स, इट वर्क्स फॉर पीपल जिन्होंने पैसा कमाना है। ओके। क्या ऐसा कोई तरीका है जहां हम शॉर्ट टाइम में प्रॉपर्टी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? तरीके तो बहुत है भाई, क्या आप शेयर करना चाहते हो? सब कुछ आज ही शेयर कर दूं। एक बता दीजिए। लैंड ले लो जहां पे आपको पता है कि ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है, उसके पास जो बंदा जाके लैंड खरीद लेगा उसको पैसा बनाना बहुत इजी हो सकता है। ओके। ऐसी कौन सी हॉट प्लेसेस होती हैं जहां पे इंसान को आंख बंद करके लैंड लेके डाल देना चाहिए और वो उसको फ्यूचर में करोड़पति नहीं अरबपति बना के छोड़ेगी? भाई वहां उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। ओके। कई बारी सरकार आपको सब कुछ बता रही होती है पर हम देखना नहीं चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी सुना था कि एक ऐसी प्लेस जो कि हमेशा हॉट रहेगी और हमेशा आपको नो डाउट पैसे देके जाएगी, दैट इज एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास जी। प्रॉपर्टी खरीद के डाल देते हो, लैंड खरीद के डाल Correct. देते हो, वो
आज नहीं तो आज से 20 साल बाद वो इतनी हॉट प्रॉपर्टी हो जाएगी और इतना आपको पैसा देके जाएगी कि पूछो नहीं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है भाई कि अगर आप रिसर्च करके ये देख लो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लेके जा रही है सरकार। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में सरकार के जो प्लान्स होते हैं वो काफ़ी आगे के होते हैं और वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी होती है कि भाई कहाँ पे जाना है। तो अगर आपको लगता है कि यस, आप अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास पहुंच सकते हो, यू विल मेक मनी, बट वो हर बारी सही नहीं होता। मेलबर्न में एक जगह है, क्या नाम था उस जगह का, विंडम वेल करके जगह है। तो वहां पे ना मॉल आना था एक, ठीक है, मॉल के पास ऑब्वियसली नई सोसाइटी बनती है, सारा कुछ होता है। अब वो मॉल आते आते नहीं आ रहा, ठीक है। तो यस, वो आप बना सकते हो। अगेन, गेम को समझो तब खेलो। अंधे की तरह खेलोगे तो फिर वैसे ही आपको आउटकम्स मिलेंगे। आपके हाथ में आपको आउटकम्स कैसे चाहिए। इंडिया में जैसे एक साइकोलॉजी है जी, कि जैसे माँ बाप जनरली सोचते हैं कि बच्चा रेंट दे रहा है, जैसे जी। समझ लीजिए मैं 25,000 का रेंट देता हूँ हर महीने। अब मैं पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, जी। 9 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ। मेरे पेरेंट्स की ये साइकोलॉजी है कि रेंट के हाउस पे रहने के बजाय यही 9 लाख रुपए तुमने अपना मकान ले लिया होता तो उसमें काम आते। एब्सोल्युटली। तो ये साइकोलॉजी सही है गलत है? क्योंकि इधर एक दूसरा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन भी आता है कि हमको रेंट के मकान भी रहना चाहिए जैसे आप करते हैं जी, और प्रॉपर्टी लेके डाल देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो साइकोलॉजी कौन सी सही है? साइकोलॉजी भाई मेरे को जो लगता है वो रेंट वेस्टिंग वाली है। रेंट वेस्टिंग का मतलब यही है कि आप वहां पे रहो जहां पे आप रहना चाहते हो, जहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे आपकी जॉब है। भाई मेरा कजन काम करता है गुड़गांव में। कल मैंने उसको फोन करा 7:15 पे, ठीक है, 7:15 पे मैंने उसको फोन करा। मैंने कहा भाई कहाँ पे है? कह रहा पाजी बस निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कहा ठीक है, कितनी देर लगी? कह रहा वही घंटा। वो भाई साहब घर पहुंचे 10:15 पे। ओके, क्यों? क्योंकि उनका खुद का घर है यहाँ पे दिल्ली में, काफी अच्छा घर है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा जो माइंड है वो यही कहता है कि मैं इतना प्रैक्टिकल हूं, मैं कहूँगा यार 3 घंटे, क्योंकि ना इंडिया में ना टाइम की अबंडेंस ज्यादा है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी करके ना टाइम की वैल्यू हम लूज कर रहे हैं, इनफैक्ट करते ही नहीं है। करते ही नहीं है। भाई 3 घंटे ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने लाइफ का टाइम दे रहे हो। एग्जैक्टली, मैं अपने लाइफ का टाइम, वो मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं, मेरे को वो काम ही नहीं करना। अभी 3 दिन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस पे गया था, ग्रेटर नोएडा में थी। अब कॉमन सेंस कहती है दिल्ली में मेरा घर है, कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, मेरे को कोई होटल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। भाई मैं नहीं रहा। मैंने कहा यार क्यों, दिमाग खराब है? मैंने रेडिसन में अपना कमरे बुक कराए, मैं आराम से रहा। अब क्योंकि ज्यादा लोग कहेंगे पागल है, कौन 10,000 का कमरा बुक करे, तू तेरा घर है तू वहां पे जा। अब ये कॉमन सेंस ही है। अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते, वो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। गरीब लोगों के लिए, क्योंकि वो 9 to 5 करके विदाउट वैल्यू क्रिएशन करके वो पैसे कमाते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई मैं ना अपना ब्लड स्वेट दे रहा हूं, तो वो हर चीज को इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। बड़ा सटल सा माइंडसेट है। मैं आपको एक बताता हूँ, आप हैरान हो गए कि मेरे फोल्डर में ना, मेरी ईमेल के फोल्डर में बिजनेस एक्सपेंस नाम का कोई फोल्डर नहीं है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स नाम का फोल्डर है। ओके, समझ आया? देखो कितना छोटा सा चेंज है। ज्यादातर लोग बिजनेस को जब उस पर पैसा खर्च करते हैं उसको एक्सपेंस देखते हैं, मैं उसको बिजनेस की इन्वेस्टमेंट देखता हूं। मानते हैं। ये जो माइंडसेट है ना ब्रो, ये बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि गरीब माइंडसेट जो होता है ना वो यही है, वो हर चीज को पैसे से कंपेयर करती है। मेरे लिए पैसा ये नहीं कि भाई मैं स्टारबक्स पीनी नहीं पीनी, क्या ये वर्थ है मेरे लिए या नहीं है, मैं पैसे देखता भी नहीं हूं भाई। ओके, व्हाई? बिकॉज मेरे को पता है ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। अब कहेंगे यार तू ये कॉन्फ्रेंस वहां पे भी कर सकता था ऑस्ट्रेलिया में, या ऑफ कोर्स कर सकता था, ऑफ कोर्स कर सकता था, वैसे और भी होंगी, पर मेरे को नहीं करनी थी क्योंकि मेरे को पता है ये एज एन इन्वेस्टमेंट है। कुछ जो टॉपिक जो उस कॉन्फ्रेंस में कवर हुए हैं वो मेरे को पता था कि भाई इंडिया में है, वो थोड़ी सी आगे है, स्पेशली विद डिजिटलाइजेशन जो है,
तो इन अ वे मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। सो जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे मैं ज्यादा सीख सकता हूं, और मेरे लिए नॉलेज पे इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी निकल जाते हैं, कभी भी अपने पे इन्वेस्ट करते ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि यार मैं बदला क्यों नहीं। राइट। सो ये जो माइंडसेट की बात है कि कहाँ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से वहां लेना चाहिए जहां पे आपके पैसे ज्यादा बनते हो और जहां पे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। अब मैंने उसको फिर फोन करके बोला, मैंने कहा यार तू 3 घंटे एक दिन, वो सिर्फ आने के लिए, जाने के लिए तू कैब में बैठेगा, फिर तेरा 1-1.5 घंटा, तू दिन के 4.5-5 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है। मैं उसको पता कैसे देखता हूँ, यार मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, यार मैं इसमें और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। लेवरेज, ये जो वर्ड है ना, ये प्रॉपर्टी का या जिंदगी में जिसने समझ लिया ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। सो ये मेरे को लेवरेज का जो वर्ड है बहुत जबरदस्त लगता है। ओके, मेरे को वाई मिल गया कि क्यों करना है। जी ठीक है, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी लेनी है। जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि किस बिल्डर या डेवलपर को मैं चूज करूं और कैसे चूज करूं। सो कल रात को मैं अपने चाचा जी के साथ बैठा हुआ था, वो उनका ही बेटा जो मतलब 3.5 घंटे मतलब लगा के आया, 3 घंटे सॉरी जी। तो उन्होंने सहारा में पैसे लगाए थे। तो आज से 10-12 साल पहले की बात है, 1.5 करोड़ के आसपास उनका मतलब 1.25 करोड़ लगाया था। वो आज तक कोई वापस नहीं आया, कोई आसार पता नहीं लग रहे थे कब आएगा। सो देखो, हो सकता है कि आए कि ना आए। अब आप कह रहे हो कि कैसे डेवलपर को चूज करूं। करेक्ट। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम मैं 50 बंदों के साथ बात करूंगा। ओके। उन्होंने जो मेरे को मेन पॉइंट बताया ना, वो कहता है भाई मैंने ओवरली ट्रस्टिंग होता ना, विदाउट डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस। जनरली हम बोलते हैं कि यार ये डेवलपर ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए तो अच्छा ही होगा ये। यस, उसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट। किसी की कोई गारंटी नहीं है। मेरा सजेशन जो होता है, उसको कम से कम 50 बंदों से बात की जाए जिनका वो ऑलरेडी बना चुके हैं। उन 50 से ना आप डाटा एक गैदर कर सकते हो कि भाई उनका ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। अब ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत करने नहीं चाहते। कौन जाए यार 50 बंदों से मिले, यार छोड़ यार, बढ़िया चल रहा है, नाम है उनका, ये सब कुछ है, ठीक है। अब ये लोग करते नहीं, फिर बाद में पछताते कि यार शिट यार, हमने करना चाहिए था, हमने करा नहीं। कितने सारे नोएडा में आज भी फंसे पड़े हैं, ऐसे ही पड़े, कैसे? ऐसे ही पड़े। नोएडा में क्या, दिल्ली में भी पड़े, बहुत दिल्ली में पड़े। गुड़गांव में भी होंगे। बिल्कुल है। मतलब बड़े बड़े आए, अब हाफ प्रोजेक्ट भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ईएमआई चल रही हैं। हाँ जी। और कुछ नहीं है वहां पे अभी। सो इसीलिए यार, ये खुद का पैसा आपका, ड्यू डिलिजेंस का मतलब समझते हो ना कि भाई हाँ, चेक करना कि भाई ये जो है वो सच में है कि नहीं है। इन वे आपकी जबरदस्त रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए भाई। या अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हम करते यही हैं। हम वो रिसर्च क्लाइंट के बेस पे करते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम बहुत जल्दी दुबई में जाने वाले हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में है ही नहीं है। तो अब इंडिया में यहाँ पे कितने सपोर्ट करते हो लोगों को? भाई अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेजर सिटीज में फोकस कर रहे हैं। सो पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर इज समथिंग, बिकॉज मेरा भाई वहाँ पे रहता है। सो दैट्स माई फोकस राइट नाउ, बिकॉज मैं लोकल बंदों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और हम उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो पिछले 30 साल से इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। पर ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है एंड इट्स सच अ शेम कि भाई अभी तक ये इंडिया में हो नहीं रहा। होना चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट है। पर जब आप खुद ही नहीं करना चाहते, जब लोग ही खुद नहीं ओवरली एक्साइटेड है कि भाई हमें ये करना चाहिए, तो वो कैसे कर पाओगे? सो आई थिंक मेरे को लगता है कि हमारा बहुत सारी जो एनर्जी लगेगी ना, वो सिर्फ रिसर्च में लगेगी। है, रिसर्च और एजुकेशन में भी लगेगी कि भाई ऐसी भी जिंदगी में, दुनिया में चीजें होती है कि भाई अगर आप खरीदने जा रहे हो, कोई आपके पार्ट की भी बात कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो रियल्टर्स होते हैं, वो जो आप अगर आप मान लो आप डेवलपर हो, वो उनके लिए काम करते हैं। राइट। वो आपके लिए काम नहीं करते। नहीं करते। तो उनको कमीशन वो दे रहे हैं।
तो व्हाट डू यू थिंक वो आपको सच बताएंगे? और अच्छा कमीशन मिलता है। अच्छा कमीशन मिलता है, चलो वो मेरे को वो चलो उसमें ठीक कोई है, प्रॉब्लम ले नहीं जाते है, हैं, हाँ। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब आप अपना काम कर रहे हो, डू यू हैव द टाइम? आपको पता है क्या रिसर्च करना है क्या नहीं करना है? आपको पता है किस बंदे से बात करनी किस बंदे से बात नहीं करनी? आपको पता है कि लोकल बंदा जो है वो पिछले 30-40 साल से वो कौन है? सो ये जो सब चीजें हैं और आपका हार्ड अर्न मनी है, सही बात है। आप सेव कर रहे हो, और अगर वो मैंने जो 10 साल में जो 70,000 कमाया था जो सेव करा है, अगर वो मैं कहीं गलत जगह लगा देता तो मैं खत्म था, राइट। 10 साल मिट्टी हो गए मेरे। ऐसे ही भाई साहब बहुत सारे पैसे मैंने इंडिया में मिट्टी होते देखे हैं लोगों के। कई लोग तो भाई इतने मूर्ख हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, इंडिया में लगाना है बिना देखे, अनसीन, कोई रिसर्च ना करे। अरे मेरे भाई ने लिया था भाई ले लो, अरे मेरे ताए के लड़के ने लिया ले लो, ओ यार चाचा के लड़के ने लिया यार ले लेते हैं यार, उसने कुछ ना कुछ तो करा होगा। किसी ने कुछ भी नहीं करा। इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स है ना, क्योंकि मेरा एक दोस्त है मेलबर्न में रहता है, मैं मेलबर्न में भी रह चुका हूँ, बहुत सारी जगह में रह चुका हूँ, मैं ऑकलैंड में भी रह चुका हूँ, मेलबर्न में भी रह चुका हूँ, अभी हम सिडनी में रहते हैं। तो वो आई थिंक वो बहुत रिसेंटली आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको 3-4 साल हुए हैं, तो उनकी मेरी से थोड़ी सी एज ज़्यादा है, वेरी सोफिस्टिकेटेड मैन, बहुत बढ़िया आदमी है। कह रहे भाई इतने सारे लोगों ने मेरे नोएडा में अनसीन फ्लैट्स हैं वो बने ही नहीं है। इतना तगड़ा स्कैम हुआ, उन्होंने पैसे डाले, वो एक्चुअली अकाउंट नंबर उनका था ही नहीं। अच्छा, ओके। अकाउंट नंबर उनका था ही नहीं, तो पैसे उनके तक कभी पहुंचे ही नहीं। अब ये मेरे को पता है ये कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं पता, अब बता दो क्यों। मेरे को लगता है कि अगर आप कंपनी हो, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई आप तो दुनिया को चूना लगाने के लिए बैठे हो, आपने खुद के ही बंदे पैदा कर दिए होंगे, फिर आप खुद ही मतलब मुकर के हो गए भाई नहीं हमने तो कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि भाई ये भी सोफिस्टिकेशन है चोरी करने की। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट, है ना? क्योंकि देखो जो अच्छा काम कर रहा होता है उसने भी सोच समझ के काम करना होता है ना, कोई स्ट्रेटेजी तो हर जगह लगती है, राइट। पर भाई चोर भी होते हैं ना जो, वो भी बहुत स्ट्रेटेजी से करते हैं, पर ये है वो कभी ना कभी तो फंसना ही है उन्होंने, उनका कभी ना कभी तो अंत तो मतलब है ही है, एग्जैक्टली, बच तो अब सकते नहीं हो। सो मुझे फ्लैट खरीदना चाहिए? फ्लैट तो सबसे घटिया मूर्ख लोग खरीदते हैं भाई, गरीब लोग खरीदते हैं फ्लैट। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आज की तारीख में जितने लोग भी फ्लैट में रह रहे हैं वो अमीर लोग नहीं है? वो मूर्ख हैं, वो गरीब हैं। कैसे? माइंडसेट से। प्लीज इलैबोरेट। श्योर, क्योंकि उन्होंने कभी रिसर्च नहीं करी कि फ्लैट जो होते हैं वो कभी इंक्रीज नहीं होते वैल्यू में एज कंपेयर टू जब आप लैंड खरीदते हो। ओके, तो मुझे फ्लैट लेना चाहिए, जमीन लेना चाहिए, फार्म हाउस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? सो भाई ये ना आप पे गोल पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको गरीब लोगों की कैटेगरी में रहना है फिर तो आप फ्लैट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सोचना है अमीरों की तरह फिर आपको हट के सोचना पड़ता है। अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि दे थिंक आउटसाइड द बॉक्स। राइट। भाई आप चेक कर लेना, अब जिस घर में मैं रहता हूँ वो 8 करोड़ का घर है, ठीक है, उसका मेरा रेंट जा रहा है कुछ 40 से 45 हजार डॉलर, ठीक है, सॉरी 40 से 45 हजार रुपए हफ्ते के, क्योंकि वहां पे हफ्ते का होता है ना। ज्यादा हो गया, मतलब 2 लाख रुपए जा रहा है। अगर वो मैंने घर खरीदना है तो मेरे को नाना करते 1.6 CR डालना पड़ेगा, क्योंकि 20% डिपॉजिट डालोगे आप। वहां पे चलो कम पे भी मिल जाता, पर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल दूँ क्योंकि इंडिया में 20% डिपॉजिट चाहिए। अब मेरे को पता कि वो अगर मैं वही पैसा जो मेरे को ऑलरेडी रिसर्च में कर बैठा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट सिटी में मेरा ज़्यादा बन सकता है और इस सिटी में मेरे को सिर्फ 2 से 3% की रिटर्न आएगी, तो वो गरीब लोग ही करेंगे ना, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है विद द फैक्ट कि भाई मेरे को फ्लैट चाहिए जिसको मैं अपना कह सकूं और उसमें रह सकूं। जबकि वो फ्लैट उसका है नहीं, वो तो बैंक का है। वो बैंक का है, ये कौन समझाएगा? और जब तक वो 20 साल तक या 30 साल तक पैसा दे रहा है, हाँ, वो ओनर है ही नहीं। ओनर है ही नहीं है, वो तो किराएदार ही है तो किराएदार है ना। पर उसमें क्या हुआ, वो उसने अपने पैसे का भी अच्छी तरह से यूज नहीं करा। उसको एक सो कॉल्ड फीलिंग आ रही है कि बस हाँ मैं मेरा बैठा घर हूं, है, हाँ करेक्ट, यस, मैं कुछ भी ऑल्टरेशन कर सकता हूँ, किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं है। अरे यार ऑल्टरेशन तो तुम उनके साथ जो जिनसे आप रेंट कर रहे हो उनसे भी कर ही सकते हो ना, बात करके, यार हमें ना ये करना है, क्या हम कर सकते हैं?
और ये मैं इतना हैरान हूं कि अभी तक इंडिया में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कोई लॉज ही नहीं है, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कोई नाम की चीज ही नहीं है। नहीं है। और वहां पे क्या है कि भाई पूरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लॉज है, सब कुछ बना हुआ है कि अगर आपको, जैसे आप मान लो मैं आपसे घर लेके रेंट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा शलीन भाई यार मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कराना है, इज दैट ओके विद यू? आप बोलते हो हाँ ठीक है, आप बोलते हो नहीं ठीक है, या हम इसको ये कर लो या इसको वो कर लो। अब मेरे कितने सारे टेनेंट्स हैं, मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट करती हैं कि हम ये कर लें या पिक्चर फ्रेम टांग लें, कुछ चेंजेस कर लें। अगर मेरे को लगता है एक्सेप्टेबल है, मैं बोल दो कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी जो कुछ चेंजेस करने थे वो घर पे करें, हमने बात करी, उसे कहते हाँ भाई ठीक है ये कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लॉज नहीं है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसको लगता है भाई हाँ, मेरे को लगता है कि भाई मेरे को अपना घर ले लेना चाहिए बिकॉज मैं कुछ चेंजेस कर लूंगा। भाई साहब वो बैंक का है, तुम्हारा नहीं है, गरीबी है तुम। ओके। लोग बोलते हैं कि यार फ्लैट लेके डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो, और साल 2 साल रखेंगे, एप्रिसिएशन उठाएंगे और वापस रीसेल कर देंगे। ये भाई उसको ही करना चाहिए जिसको पता है कि भाई मैंने सारे पॉइंट्स अपने जो है चेकलिस्ट में वो चेक कर लिए हैं। क्या पता आपको फ्लैट ही कंप्लीट ना हो, फिर क्या कर लोगे? ओके, करेक्ट, पता ही नहीं आपको। जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू भी बढ़े। चलो इन मोस्ट ऑफ द केसेस होती है। अगर फ्लैट्स अच्छी तरीके से बने नहीं है, फ्लैट कंप्लीट नहीं हुए हैं, किसी चीज की गारंटी है नहीं है। बट अगर आप सारी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो कि भाई हाँ मैंने जो सारे जो टिक मार्क्स करने थे वो मैंने कर लिया, मैंने रिसर्च कर लिया, मैंने डेवलपर देख लिया, मैंने बिल्डर देख लिया, मैंने उसके कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं पीछे, वो सारे कंप्लीट कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, देन यस। तो मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि जैसे उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी ली जी 2-4 साल रखा, जी बेच दिया, उसको री इन्वेस्ट करा, थोड़े दिन रखा, बेच दिया। जी। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, एक मेरे फ्रेंड की प्रॉपर्टी की 1.5 CR में, जी उस बंदे ने विद इन 10 दिन के अंदर 30 लाख का गेन लेके वापस रीसेल कर दी उस प्रॉपर्टी। जी। तो क्या इस तरह की चीजें करना खतरनाक है या नहीं करनी चाहिए? भाई जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है और समझ नहीं है कि प्रॉपर्टी की बेसिक्स और प्रॉपर्टी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बंदे को तो ये हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। साउंड्स लाइक आपके दोस्त को पता है वो क्या कर रहा है। उसने 2 चीजें करी, यहाँ पे उसने टैक्स भी बचाया बाय द वे। इंडिया में क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेके उसको बेच रहे हो और अगले 3 साल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसको आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। अच्छा, हाँ ओके। सो अगर तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो देन इट्स फाइन। पर यूजुअली क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं ना तो यूनिवर्स ना आपको टेस्ट करता है। हमें भी अभी यूनिवर्स ने टेस्ट करा। हमने 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करी, कुछ नहीं चला, हमें पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। फाइल अब क्या कट हो गई वो। सो हमें दोबारा करना पड़ा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और है भी मेरा इंडिया का पहला पॉडकास्ट। अरे वाह, और वो भी हमारे साथ। वो भी आपके साथ है। तो जब लोग बिना रिसर्च करे बिना ड्यू डिलिजेंस करे कुछ खरीदते हैं और यूनिवर्स ने आपको टेस्ट करना ही करना है, उसका खेल है। वो भी देखना चाहता है भाई आप कितने ही दिग्गज हो, दिल छोड़ दोगे रखोगे नहीं। और जब बंदे ऐसे करके दिल तोड़वाते हैं या बिना रिसर्च करे ऐसे करते हैं, फिर उनकी ना नेक्स्ट बार करने की हिम्मत नहीं रहती। तो अगर तो आप वैसा करना चाहते हो, वन प्लीज गो अहेड, इट्स योर मनी, उसको आग लगाओ, आई डोंट गिव अ फक। सीधी सी बात बताऊं, आई डोंट केयर, आपका पैसा है। पर अगर आपको पता है कि भाई बहुत मेहनत करी हुई है, मेरे को यार अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, मेरे को जनरेशनल वेल्थ बनानी है, यही सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हार्ड एसेट में गोल्ड और रियल एस्टेट से बढ़िया कोई एसेट नहीं है। तो ये स्किल सीखी जा सकती है? स्किल्स सीखी जाती भाई, मैंने भी सीखी है। यस, आई एम अ 3rd जनरेशन इन रियल एस्टेट। मेरे दादाजी भी बहुत तगड़े डेवलपर बिल्डर रहे हैं, फादर साहब भी प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए रिटायर हुए हैं, बट दैट्स ओके। उसको फिर भी मैं सीख नहीं पाया था। ओके। मैंने फिर मेरा जो मेंटर था ग्रैम, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उन्होंने सिखाया था वो इंडियन मार्केट्स में या कुवैत मार्केट में जहाँ पे मेरे दादाजी ने मतलब घर या जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उनके बेस पे बनाया। पर जब मैंने उसको एक्चुअली में एनालाइज करा, वो सारी जगह सेम है।
अब ग्रैम जो है उसकी $1 मिलियन पैसिव इनकम है ब्रो, $1 बिलियन। पैसिव इनकम। ओके। उस न्यूजीलैंड का सबसे तगड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है वो, ग्रैम फाउलर। अगर आप गूगल भी कर लोगे तो आप उसके बारे में काफ़ी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 60 प्रॉपर्टीज तो उस से मेरे ख्याल से 5 साल पहले थी, 5 से 4 साल पहले। तो मैनेज कैसे करता है? क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी में मैनेजर्स भाई। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना कर ले। करेक्ट। सो ये जो आपने मेंशन करा बहुत, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजर्स की जरूरत है यहाँ पे। इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है जी, नया एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं उस पे इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि भाई हाउ कैन यू बी सो अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो इंडिया, और अगले 20 साल इंडिया ने बहुत ज्यादा तगड़ा ग्रो करना है, हाउ कैन यू बी सो अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करने की और कोशिश कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद द अदर प्रॉब्लम कि भाई यू नीड समवन ऑन योर साइड। जो अगर आप खरीदने जा रहे हो, आपको चाहिए कोई जो बंदा, मेरे को सिर्फ, अच्छा पता क्या होता है, मेरे को लगता है कि लोग अपने आप करना चाहते हैं, एंड दैट्स ओके यार। तुम कोई बंदा तो ऐसा हो ना जो कंसल्ट, अब मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे को सिर्फ कंसल्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ना बिजनेस की 2 आर्म्स हैं। एक है सिर्फ कंसल्टिंग, और एक है जिसमें हम वी डू इट फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो भाई जसमीत मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कोई टाइम नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी ढूंढ दो, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मेरे को 10 साल में पहुंचना है, ये मेरा वाई है। हमने मान लो वो कुछ स्टेप फॉरवर्ड ऑलरेडी कंप्लीट करने, उसके बाद आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई ये कर दो। मैं कहा ठीक है भाई, हम आपके लिए क्या करते हैं, वी गो आउट, वी रिसर्च द प्रॉपर्टी फॉर यू। आप अपना काम करो, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, बिजनेस संभालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप जाएंगे आपके गोल के बेस पे, मेरी एक्विजिशन टीम है। ओके। जो एक्विजिशन टीम है उसका काम यही है कि गोल क्लियर करके, उससे पहले भी एक और स्टेप है हमारा, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टूल है, जिसमें आपको मैं बाय द ईयर दिखा सकता हूँ आप कब रिटायर होगे, बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज। ओके। जब हम वो सारी स्ट्रेटजी क्रिएट करके, फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो एक्विजिशन टीम के पास जाती है वो, एंड जो मेरी एक्विजिशन टीम है वो आपके गोल्स के बेस पे प्रॉपर्टी ढूंढेगी। ओके। अगर आप कहते हो मेरे को जल्दी पैसा कमाना है, क्योंकि अभी मेरे को कैपिटल इकट्ठा करना है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, फिर हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जहाँ पे हमें पता है कि हमें फ्लैट्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये पैसा छोड़ के जाएंगे। वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। हम हर क्लाइंट के लिए 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं। आप कहते हैं नहीं यार पैसा वादू है, टेंशन नहीं है, मेरे को इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म करना, बस यही करना है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मेरे को $10,000 की पैसिव इनकम चाहिए, डन। हर एक बंदे की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। अब जब उसके बाद दूसरी जो हमारी सर्विस है वो है कंसल्टिंग। आप कह रहे हो कि भाई यू नो अतुल आया मेरे पास, अतुल कह रहा है भाई टाइम है मेरे पास यार, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा करना क्या, मेरे को क्लैरिटी नहीं है स्ट्रैटेजी क्रिएट कैसे करनी है, क्योंकि ना भाई मेरे आसपास आज तक किसी ने करा है, ना ही मैंने किसी को करते देखा है। तो भाई मेरे को पता है आपने करा है, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, आपने 17,000 से शुरू करा था, आपने ऑब्वियसली यू गॉट $multi-million प्रॉपर्टीज नाउ, तो उसको कैसे क्रिएट करना है। मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट करके अतुल को पकड़ा दूंगा, भाई साहब ये लो स्ट्रैटेजी, अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो आपको ये प्रॉपर्टीज बाय करनी है, अगर आपको B नंबर गोल अचीव करना है तो आपको ये प्रॉपर्टीज चाहिए, अगर आपको C चाहिए तो आपको ये करना है। उसके बाद अतुल कह रहा भाई मेरे को ना अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, दैट इज व्हेन आवर कंसल्टिंग कम्स इन पिक्चर। फिर उसके बाद हम कम्युनिटी कॉल्स करते हैं हर हफ्ते, आप बात कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी है। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है कि आप खुद भी अगर जाके करोगे तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज यू नीड समवन्स गाइडेंस के भाई हाँ यार भाई। अब मेरे को क्लाइंट्स के कई बार फ़ोन आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्थ, मैं अगर नाम भी लेना शुरू कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा विजिबल, वो दुबई के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, तो मैं ज़्यादा प्राइवेसी रीजन के लिए हम नहीं करते, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। एब्सोल्युटली। अब सबको एक्सेस नहीं ना मिलता मेरे फ़ोन का, राइट। बहुत कम लोगों को मिलता है। Exactly. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी बिग नंबर्स ब्रो, बहुत ज़्यादा बिग नंबर्स। $139 मिलियन की होटल की बात कर रहे हैं, सिडनी में है, वो अभी नेगोशिएशन चल रही है। तो वो मेरे से पूछते हैं कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे को करना है, ये मेरा गोल है। So they want to multiply their money? हाँ, मल्टीप्लाई करना है, या उनको कह रहा है यार, अब आज से 2 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया, कह रहा भाई ये रहे $4 मिलियन, मेरे को 5 साल बाद
7% पे ग्रोथ करके मेरे को पैसा वापस कर दे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको बोलेंगे भाई यहाँ पे साइन कर दियो, बस जहाँ पे हम तेरे को जो भी प्रॉपर्टी तेरे को लेके दे रहे हैं वहाँ पे साइन कर दियो, दैट्स इट। वो बिना देखे साइन करता है, उसको पता है कि मैंने उसको गोल क्लियर कर दिया, ये मेरे को बाकी अपने आप कर देगा। सो जब तक आप मेरे को गोल क्लियर करके नहीं दोगे, मैं आपको कुछ नहीं हेल्प कर सकता। और ये कंसल्टिंग और डन फॉर यू इज 2 डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी ऑपरेट ऑन। ये आप पे डिपेंड करता है भाई आपने कहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपका एक और क्वेश्चन ये था, फार्म लैंड। मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा एक फोटो और दिखाई थी कि फार्म लैंड का लोगों का खरीदने का, स्पेशली बिल गेट्स का और ये जो अमीर लोग हैं, इसलिए खरीदने हैं ताकि वो आपके फूड को कंट्रोल कर सकें। लैब ग्रोन मीट आ रहा है, लैब ग्रोन पनीर तो आपके इंडिया में चल ही रहा है भाई। ज्यादा कंजम्पशन इतनी ज्यादा आपके पास है ही नहीं इतना पनीर यार। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ना कि पॉसिबल ही नहीं है। अब 40 रुपए के ब्रेड पकौड़े पे आप 80 रुपए का पनीर खिला रहे हो, इतना मोटा पीस रख रहे हो जो कि खुद वो 120 रुपए का है। कैसे काम चलेगा? दैट्स व्हाट। तो वो यही कर रहे हैं, वो अपना खाना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और खाने के बाद उनके हाथ में ऑलरेडी फार्मा है भाई। यूएस का सबसे तगड़ा जो कार्टेल है वो फार्मा है। जितनी लॉबिंग वो कांग्रेस में करते हैं ना, यूएस की कांग्रेस में, वो कोई नहीं करता। राइट। सो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि पहले कि अमीर लोग फार्मलैंड इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनका एक मैलिस रीजन है। अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा भी दिखाया था कि भाई बिल गेट्स जो है और लोग भी, उनको सब पता है कि बिल गेट्स क्यों खरीद रहा है। सबसे ज्यादा फार्मलैंड जो है गवर्नमेंट के बाद बिल गेट्स के पास है। हाँ जी। और एक टेड टर्नर करके बंदा है जी। इन दोनों के पास सबसे ज्यादा लैंड है, फार्मलैंड। ब्रो, दिस इज कॉल्ड द क्रोनी पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म, जिससे मेरे को नफरत है। कैपिटलिज्म ने बहुत लोगों की दुनिया, बहुत लोगों की जिंदगी बहुत बढ़िया कर दिया। चाइना में जहाँ पे आज से 40 साल पहले कुछ भी नहीं था, चाइना आप देखो आग लगा के बैठा हुआ हर जगह। ये उन्होंने कैपिटलिज्म अप्लाई करा तब। सो कैपिटलिज्म का जो अच्छा पार्ट है वो हम मिस कर देते हैं। ये जो क्रोनी पार्ट है ना, वो ये, जब आपका खाना है जो है वो कंट्रोल करेंगे, लैब ग्रोन मीट, आपको लैब ग्रोन पनीर खिलाएंगे, उसमें क्या पता वो क्या है, कौन से केमिकल है, क्या पता आपका पेट डाइजेस्ट करेगा नहीं करेगा। उनको पता कि नहीं करेगा, बाय द वे उनको ऑलरेडी पता है, ताकि आप जैसे ही पेट आपका खराब हो, आपकी तबीयत खराब हो, फार्मा उनके ऑलरेडी हाथ में है। सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल जो है ना यूएस का, वो फार्मा है भाई। सबसे ज्यादा पैसा जो स्पेंड होता है, इन्वेस्टिंग जो होती है, आप देखो जो फार्मा है, उन्होंने सबसे ज्यादा एड डॉलर्स जो न्यूज चैनल के हैं ना, उन्होंने स्पेंड करा पिछले 40 साल में। ओके। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि भाई वो चाहते ही हैं कि आप बीमार हो। और सिर्फ पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जहां पे आप दवाइयों की एड्स चला सकते हो। अच्छा। सिर्फ 2। क्योंकि इस बात पे सब अग्री करते हैं, हम ऑफ द कैमरा ऑलरेडी कर रहे थे कि आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, वो अट्रैक्ट करते हो। यूएस और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जहां पे आप खुले तरीके से फार्मा की या मेडिसिन की एड्स कर सकते हो, और बाकी पूरी दुनिया में ब्लॉक है। क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम करेंगे और लोग देखेंगे तो यार ना भी बीमार हो ना तो दिमाग में आ ही जाएगा, दिमाग में यार नहीं यार मेरा तो ना ठीक नहीं है। सो इसीलिए पूरी दुनिया में 2 है, और सबसे ज्यादा तगड़ा कार्टेल जो है वो वही है। सो इतना पनीर आप जो खा रहे हो यहाँ पे, वो मेरे को पता है कहाँ जा रहा है और आगे वो कहाँ निकलना है। ये जो क्रोनी पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म है, इससे मेरे को बहुत नफरत है। राइट। अभी हमारी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात हो रही थी कि हमको प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कैसे करना है। जी। आपने बोला कि जिसको एक गेम समझ में आता है उसको करना चाहिए, करेक्ट। जिसको नहीं समझ में आता है उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे किसी को आउटसोर्स कर देना चाहिए जो उसके बिहाफ पे अच्छे डिसीजन ले पाए Correct. और उसको ग्रोथ दिला पाए। एब्सोल्युटली। बट अगर कोई इंसान इस चीज को करना चाहता है खुद से, जी। तो क्या उसके लिए कुछ सोल्यूशन है करेक्ट। कि वो कैसे कर सकता है? भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये जो कंसल्टिंग जो है, मैंने आई थिंक कंसल्टिंग हमें स्टार्ट करे कुछ 6 महीने हुए हैं। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ बाय करते थे प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स के लिए। अब मेरे को समझ आया, क्योंकि मेरे को ना फिर आई वेंट बैक हिस्ट्री में। जो ग्रैम मेरा जो मेंटर था, जो पहली मेरी 3 प्रॉपर्टीज थी, मेरे को उसने लेके दी थी, एंड आई पेड हिम।
क्यों? क्योंकि मैं बहुत फोकस था उस टाइम, मेरा 2 बिजनेस चल रहे थे। आई वाज वेरी फोकस्ड कि भाई नहीं, मेरे को यही करना है, मेरे को अपना मोमेंटम खराब नहीं करना है। भाई ये जो बंदा, जो मैं अभी बात बोलने वाला ना, जो भी बिजनेस ओनर है, जो भी बंदा अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आपके पास मोमेंटम है ना जिंदगी में, स्पेशली डू विद बिजनेस, डोंट फक इट अप, सीरियसली। क्योंकि जिंदगी में जब बिजनेस का मोमेंटम टूटता है ना भाई, बंदा जीरो हो जाता है। ये भी मेरे को बात ग्रैम ने समझाई थी, अपना उस पर फोकस कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ही मैंने एक क्लाइंट से बात करी है जिसने घर लिया, 22 एकड़ का उन्होंने घर लिया ब्रिस्बेन में। कहता भाई $4 लाख मैंने उसके ऊपर लगाए, पर उसने क्या करा, अपने आप करने की कोशिश करी। कहता भाई जब से मैंने वो करा ना, मेरा बिजनेस जो है ठप हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने मोमेंटम का फायदा उठाया नहीं। उसका बिजनेस बढ़िया मोमेंटम में चल रहा था, वो कह रहा भाई जैसे ही घर लिया और जैसे मैंने 3 महीने इसमें स्पेंड करे, उसके बाद बिजनेस दोबारा से मेरे को ऑलरेडी स्टार्ट करना पड़ा है। जिसको ये बात समझ आ गई ना भाई, ये मेरे ख्याल से ये एडवाइस के कम से कम मेरे को $10 मिलियन चार्ज करना चाहिए। सच बता रहा हूं मैं। हाँ जी। इस एडवाइस के लिए मेरे को $10 मिलियन चार्ज करना चाहिए बंदे को। सो प्लीज अंडरस्टैंड करो, मोमेंटम नहीं तोड़ना जिंदगी का, स्पेशली इफ यूर अ बिजनेस ओनर। अरे धंधा करो यार, पैसे कमाओ जिसमें डू व्हाट यू आर गुड एट। क्या आपका काम सब लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने भाई आज तक कोई भी घर का काम खुद नहीं करा है। जो भी बंदे का काम है वो आता है घर ठीक कर। मैं ग्रास नहीं काटता अपने घर की, 2 रीजन के लिए। नंबर 1, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। अब लोग कहेंगे ग्रास काटने में क्या एक्सपर्टीज है? अरे भाई ग्रास काटने के बाद उसको जो प्लांट्स होते हैं उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। हमारा जो बैकयार्ड अच्छा खासा है और साइड में पेड़ वेड़ भी हैं, तो मैं क्यों करूं? नंबर 1, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। नंबर 2, यार जितना टाइम वो लगाएगा उसने में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ यार, सही बात है। क्योंकि वो भी एक्सपर्टीज नहीं है। टाइम इज मनी। टाइम इज वे वैल्यू देन मनी एज वेल, आई गेस। मेरे को याद है भाई, लास्ट टाइम मैंने जो अपनी ग्रास काटी थी घर की, तब मैं न्यूजीलैंड में था। कम से कम नहीं तो 6-7 साल पहले काटी थी। काटी नहीं भाई। अब लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, ग्रास नहीं काट सकता। अरे भाई ये गरीबों का माइंडसेट है, मेरे पास नहीं है वो। मालिक का बहुत अच्छा माइंडसेट दिया हुआ मेरे को, और मेरे को वही मेंटेन करके रखना है। सो येस, इट कैन बी डन। एंड येस, द रीजन वी हैव गॉन टू कंसल्टिंग इज क्योंकि ग्रैम ने मेरे को 3 प्रॉपर्टी लेके दी थी, तब तक मेरे को गेम समझ आ चुका था। सो येस, आप उसको खुद कर सकते हो जब आप कंसल्टिंग करके या बंदे से सीख के 3 बारी कैसे करना है, तब तक बेसिक्स मतलब क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आप खुद कर सकते हो। ओके, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था पैसा या तो गोल्ड में लगाओ या फिर प्रॉपर्टी में लगाओ। हाँ जी। सो देन विच इज बेटर, गोल्ड और प्रॉपर्टी? देखो, ये अनदर एडवाइस है जिसको कम से कम मेरे को बंदे को $10 मिलियन चार्ज करना चाहिए, और मैं फ्री में दे देता हूँ, तुम्हें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेवरेज नाम का शब्द है, अमीर लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है, और गरीब लोग गरीब के गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लेवरेज नहीं करते। शालीन भाई, अगर आप लेवरेज नहीं करोगे तो आपका ये पॉडकास्ट सेटअप जो है आप अकेले नहीं कर सकते। ये जो आप अभी कर पा रहे हो, अगर आप ये सब कुछ खुद करोगे 4 दिन लग जाएंगे आपको यही काम करते हुए। राइट। अभी मेरे को पता है आपके 3 बैक जो टीम है मेरे को नजर आ रही है, आपको नजर नहीं आ रही, मत कोशिश भी मत करना देखने की, ठीक है? वो जो बंदे हैं, अब उन्होंने अपना सब काम करा। नंबर 1, आप एक्सपर्ट नहीं हो किसी चीजों में, हर काम मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप। आपका काम ये है, आप दिस इज समथिंग दैट यू आर गुड एट, और बाकी जो आपकी टीम जो है 3 बंदे जो है वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, राइट? सो इसीलिए कोशिश भी मत करो और लेवरेज करने की कोशिश करो। अब मैं ये कहता हूं गोल्ड में इन्वेस्ट करो। मेरा जो कहना है 10%, दैट्स इट। मेरा पोर्टफोलियो 10% गोल्ड है, बाकी 90% प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे को विद इन द एसेट क्लास भी डाइवर्सिफाई करने आता है। ओके, किस तरह के गोल्ड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? भाई गोल्ड खरीदना तो हार्ड एसेट। मैं भाई हार्ड एसेट का फैन हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ देखा है। मैं अपने चाचे को 1.25 करोड़ लूज करते हुए आज से 10 साल पहले, अगर इसको 7% इन्फ्लेशन में करेंगे ना तो इतना पैसा बन जाएगा आज तक कोई उसको पता नहीं है। हार्ड एसेट जिसको जो ब्रिक होती है, जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड। कोई स्टॉक्स नहीं खरीदने, कोई बॉन्ड्स नहीं खरीदने, कोई कुछ नहीं खरीदना।
सो दिस इज माई टेक. अब फाइनली ये पहली बारी मैं रिवील करने वाला हूं कि मेरा एसेट क्लास में थोड़ा सा लेके जा रहा हूं. अब मैंने फाइनली 1% जो अपना है वो क्रिप्टो में डाला है. 1%. ठीक है. अब उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉइन्स हैं. मैं आपको गारंटी देख रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर लेना. अब जो बिटकॉइन लवर है ना उनको कीड़े लगने वाले हैं, पर होता ना जैसे हिल जाएंगे वो. बिटकॉइन जो है वो सेकंड नंबर का हो जाएगा. एथीरियम ही आगे जाएगा. इसका रीजन पर आज नहीं, जब वो एथीरियम आगे निकल जाएगा मैं आपको तब बताऊंगा. उसके लिए टाइम है अभी. ओके. ये जो सीक्रेट है वो बाद में शेयर करेंगे. तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है? हाँ जी भाई, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है अगर आपको पता है. अगेन यार, गेम समझने की कोशिश करा करो. अब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने बहुत लोगों के पैसे भी खाए हैं. लोगों को बस अमीर जल्दी होने के चक्कर में बहुत सारे पैसे, वो आज की बात नहीं है, और हिस्ट्री में जब जब मर्जी पीछे चले जाओ वो यही मिलेगा आपको. सिर्फ जल्दी अमीर होने के चक्कर में, बिना रिसर्च करे, बिना ड्यू डिलिजेंस करे. मेरे चाचे के लड़के ने खरीदा, मेरे ताए के लड़के ने खरीदा, मेरी मासी ने खरीदा, मेरे मास्टर ने खरीदा, बस उस करके ले लो. प्रॉपर्टीज भी लोग ऐसे खरीदते हैं और फिर जब वो गिरते हैं फिर कहते हो यार. क्योंकि भाई सीक्रेट बता रहा हूं, आप सबको पता, वैसे बाय द वे, जब कोई अपना रिलेटिव हमारा होता है ना, वो गलती कर लेता है, वो सीक्रेटली जानता है मैंने गलती कर ली है, बताता नहीं वो, और बताएगा नहीं, पर वो आपको भी फंसाएगा. वो आपको भी फंसाएगा. राइट. क्योंकि उसको पता भाई मैं तो गिरने वाला हूं. कितनी गरीब तरीके की माइंडसेट होगा ये सोचो. अमीर लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं यार हिलन भाई आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, पैसे बने. हाँ भाई आप भी करो, थोड़ा देख के करना, बढ़िया है. अगर आपको करना है तो फिर करो. वो आपकी इनफैक्ट हेल्प करेंगे. और जहां पे मैं गया था कॉन्फ्रेंस में, जहां पे मैं काफी कोशिश करता हूँ कि कम से कम मैं साल की 3 से 4 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करूँ, डिफरेंट तरीके की, डिफरेंट माइंडसेट की, और डिफरेंट टॉपिक्स की. वहां पे जो बंदे आपको मिलते हैं उनका कैलिबर, उनका माइंडसेट जो होता है वो डिफरेंट होता है. कभी भी अगर आपको ग्रो करना है, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दो, उनसे राय लेना बंद कर दो. बंद कर दो. राय उनसे लो जिनके पास जो है, जो आप चाहते हो अब कल होना आपके पास. ओके. तो मैंने एक थोड़े दिन पहले एक अपना कंटेंट शूट किया था. मैंने इसमें बोला था कि आपके फादर आपको कभी करोड़पति बनना नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते जब तक उनको नहीं मालूम कि करोड़पति बनना कैसे है. करेक्ट. तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके फादर गलत हैं, नहीं यार, बट उनका वैसा माइंडसेट ही नहीं है. और क्योंकि जब Absolutely. उनका माइंडसेट नहीं है, उन्होंने वो चीज देखी नहीं, तो आपके फादर आपको कभी ये नहीं बता सकते हो अमीर कैसे बनोगे आप. पर भाई मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग समझते नहीं है. भाई जो हमारे बाप ने हमारे लिए कर दिया होता ना, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे. उनके पास रिसोर्सेस कम थे, उन्होंने तब भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी. इतने अनग्रेटफुल है ना हम. आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ मैं इंडिया में स्पेशली. हाँ मेरे पापा, यार तू बढ़िया है, तेरा बाप तो करोड़पति है, मेरा बाप तो एक मूर्ख है. ऐसी बातें मैंने सुनने देखी है भाई. अरे अगर तेरे बाप ने तेरे को पैसे नहीं दिए भाई, उसने बड़ा कर दिया ना तेरे को, तेरे में दम नहीं है क्या करने का. ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना ब्रो, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड है. और ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आज तक मैंने कंप्लेन नहीं करी, मालिक को कुछ नहीं बोला कि भाई तूने वैसे क्यों करा. थैंक यू, तूने करा, कुछ समझाने के लिए करा होगा. जब तक आप ये माइंडसेट में नहीं जाओगे, गरीब के गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें रोने की आदत हो चुकी है. और जो रोएगा वो पूरा दिन रोता ही रह जाएगा, बस कुछ नहीं कर पाएगा. ओके. तो हम एक फ्लैट को खरीद के जी अमीर कैसे बन सकते हैं, या फिर जनरली बोला जाता है इस तरह से फ्लैट खरीद लो तो वो फ्लैट फ्री का पड़ जाएगा तुम्हें. जी. ये उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होती है? सो भाई उसके लिए ना मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने लगा हूँ आज. आपकी ऑडियंस चाहे जहाँ मर्जी हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पता नहीं जहाँ पे मर्जी हो, जो अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज कर लोगे तो आप वो पैसे कमा सकते हो. उसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत है, चौथी कोई चीज़ नहीं है. ये जहाँ मर्जी अप्लाई हो सकती है. नंबर 1 स्ट्रक्चर.
ओके, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको प्रॉपर्टी है अपने नाम पे नहीं लेनी। ठीक है, अमीर लोग कभी नहीं करते ये। ओके, अमीर लोग हमेशा या तो स्ट्रक्चर ट्रस्ट होगा या तो उनका कोई कंपनी स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ताकि अगर कल को कोई आपको सू कर रहा है तो पता ना चले आपको आपके पास है क्या। ट्रस्ट में क्या होता है कि किसी को नहीं पता कि आप क्या ओन करते हो, ठीक है। पर बीइंग अ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट आप सब कुछ कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो, पर शेयर होल्डिंग जो है वो किसी और लोगों के पास है, या ऐसे लोगों के पास है जो आप कंट्रोल कर रहे हो सब कुछ कंपनी को, पर आप असली में मालिक नहीं हो, मालिक कोई हो रहा है। अब ट्रस्ट में क्या फायदा है कि ट्रस्ट में आप अपने आप को मालिक भी बना सकते हो, नहीं भी बना सकते, अपने माँ बाप बच्चों को भी बना सकते हो। उसमें टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रस्ट में पैसा बहुत घूम जाता है। अब मैं कैसे समझदारों को इशारा काफी है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कैश फ्लो। ठीक है, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है वो प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए, आप कभी भी अपना प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो रिटेन नहीं कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर जो सिटीज़ हैं उनमें आपको कभी भी कैश फ्लो नहीं मिलेगा। सिडनी में भी 2-3% मिलता है, मेलबर्न में भी 3.4% है, ब्रिस्बेन में थोड़ा अभी 4.5% है, पर्थ में वही कम है। सो आपको कभी भी दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, आपको बॉम्बे में नहीं मिलेगा, बैंगलोर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रेंटल यील्ड मिल ही नहीं सकता वहाँ पे। इसीलिए इट्स एक्चुअली एडवाइजेबल कि आप अपनी सेकंड ईयर सिटीज में भी जाके घर खरीद सकते हो। पहले मैं तीसरा पॉइंट कवर कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि भाई आपको फ्री फ्लैट कैसे पड़ेगा। नंबर 3 है ग्रोथ। अब जब तक प्रॉपर्टी की ग्रोथ नहीं होगी तो आप उसको लेवरेज करके 1 से 2 से 3 से 4 से 5 नहीं बना सकते। मैंने 70,000 से 4 प्रॉपर्टियां ऐसी ही बनाई थी, जिसमें मैंने एक ली, पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसको रेनोवेट करा, उसको रीफाइनेंस करा, उसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी थी, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा था उससे मैंने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उससे फिर तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उससे फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छवीं, फिर सातवीं, एंड गो सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको रीफाइनेंस करके एक बार वो कैसे गुड, किया, एक बार वेरी आप गुड बताइए। क्वेश्चन। सो क्या होता है भाई कि जैसे मान लो मैंने आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। अब ज्यादातर ये भी गरीब माइंडसेट देखो, ज्यादातर लोगों को पता क्या होता है, मिडिल क्लास, यार हमें प्रॉपर्टी चाहिए, सुंदर दिखनी होनी चाहिए, बढ़िया प्रॉपर्टी दिखनी होनी चाहिए। सबसे बेकार से बेकार डिसीजन होता है ना, वो उसको बोला जा सकता है। अगर आप वही प्रॉपर्टी पुरानी लो जिसको आप रेनोवेट कर सकते हो, या उस पर ऊपर फ्लोर डाल सकते हो, या पीछे कुछ कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज वे बेटर देन दी अपार्टमेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादा अच्छी तरीके से। मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए। अब क्या होगा कि उसने आप प्रॉपर्टी को आपने रेनोवेट कर दिया, वो बेटर लुकिंग प्रॉपर्टी होगी, उसमें आपने वैल्यू ऐड कर दी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी, मान लो 1.5 करोड़ हो गया। अब जो आपने पहले 20% डिपॉजिट डाला था, अब आप बैंक के पास जा सकते हो, भाई अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ है, मेरा जो लोन है वो इतना है, मेरे को इसको इंक्रीज करके 80% पे लेके जाना है। और सिंपल कर देता हूं, मान लो आपकी 80 लाख की प्रॉपर्टी थी, सॉरी आपकी 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 5 लाख लगाया, अब उसकी वैल्यू होगी 1 करोड़, ठीक है। अब 60 लाख पे आपने 20% डिपॉजिट करा, कितना होगा, 30 लाख हो, मतलब 30 के आसपास हो गया है ना, हाँ जी, 20-25 जितना भी बनता है। हाँ जी। अभी कैलकुलेटर नहीं है, कमेंट मार देना अच्छे करना, थोड़ी हमारे एल्गोरिथम को हेल्प हो जाएगी, थैंक यू। एनीवेज, बात ये है कि उसका 20% हमने डिपॉजिट करा, वैल्यू इंक्रीज होगी। अब क्या होगा, जो भी आपका लोन है ना एग्जिस्टिंग, उस पे आप 20 लाख का और लोन ऐड कर सकते हो, वो पैसा निकाल के आप एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ओके, तो हम वो ऐड करके हम बैंक से ही वापस ले सकते हैं। करेक्ट। ये गेम जिसको समझ आ गई ना भाई, ऐसे मैंने पैसे बनाए हैं, ऐसे हमारे क्लाइंट्स बनाते हैं, पर ये हम अब करते हैं बहुत ऊपर के लेवल पे। होटल्स भी ऐसे होते हैं। अभी मेरे पास क्लाइंट्स है जो कह रहा है भाई हमें पुराने होटल्स, क्योंकि मैंने उनको सजेस्ट करा, कंसल्ट करा कि भाई पुराने होटल्स लो, उनको नया बनाओ, उनकी वैल्यू ऊपर करो, एंड देन यू गो ऑन गो फोर्थ। ओके, तो आप मुझे एक बार मतलब एक्सप्लेन करिए। जी, अभी मैं निचले लेवल की बात कर रहा हूँ, जो ठीक है। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं खेल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज की तारीख में भले जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, राइट। अगर मैं ये करता हूँ कि मैं एक 60 लाख का फ्लैट ले लेता हूँ, जी, उस पे 15 लाख लगा के उसका इंटीरियर कराता हूँ अच्छे से, हाँ जी, और उसको फिर मैं सेल करता हूँ, करेक्ट। रीसेल,
तो वो क्या एक प्रॉफिटेबल? दैट्स वन वे ऑफ मेकिंग मनी, करेक्ट। ऐसे में इसको प्रॉपर्टी फ्लिपिंग बोलते हैं हम, ओके। कि भाई पुराना फ्लैट लिया, उसमें पैसे ऐड करे, वैल्यू ऐड करी, सुंदर बनाया, फिर जो नया जो नेक्स्ट गरीब बंदा होगा माइंडसेट का, वो खरीद लेगा। एग्जैक्टली द वे दैट यू कैन मेक मनी। जो स्पेशली फर्स्ट होम बायर्स होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, वो यही करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि भाई ये जो काम था मैं खुद भी कर सकता था, पर अगेन माइंडसेट का फर्क है और कोई चक्कर नहीं है। मतलब इट कैन बी बिजनेस ऑप्शन। एब्सोल्युटली इट इज अ बिजनेस ऑप्शन। और बहुत जल्दी पैसे रोटेट होगा। एग्जैक्टली, पैसा मतलब बहुत अगर जल्दी- आपने 80 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी, जी, उसमें 15 लाख रुपए लगाओ, 95 की आपको प्रॉपर्टी पड़ रही है, करेक्ट। और उसको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 की आप इसको आराम से वापस बेच सेल कर दो। अभी हमने प्रॉपर्टी बाय करी है सिडनी में क्लाइंट के लिए। $4.5 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 2400 स्क्वायर मीटर का लैंड है। उसको हमने कुछ नहीं करा, उसको हमने सिर्फ काउंसिल के पास गए, 7 घरों का अप्रूवल लिया। अगर हम चाहें तो उसको ऐसे ही बेच सकते हैं अप्रूवल के बिना, सॉरी बिना घर बनाए हुए, और उसको आराम से भाई को $7 मिलियन मिल जाएंगे। तो उन्होंने पैसा खर्च करा कंसल्टिंग करने के लिए, जो बंदे हायर करे, आर्किटेक्ट, प्लानर्स, टाउन प्लानर्स, ये सब कुछ हायर करा, सर्वेयर, जो भी जिनकी भी कंसल्टेंट्स की जरूरत थी, उन्होंने अप्रूवल लेके दिया। अब अप्रूव्ड है, आप उसको इंडिविजुअली भी बेच सकते हो। वो $2 मिलियन बिना कुछ करे बना सकता है। Okay. अब सबसे पंच लाइन इसमें ये है कि हमने उनको 18 महीने की सेटलमेंट लेके दी थी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आज प्रॉपर्टी का मैंने बयाना कर दिया, हम कह रहे भाई हम आपको पैसे देंगे 18 महीने बाद, पर उनसे अर्ली एक्सेस ले रहे कि भाई हम अपने बंदे भेजेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं, ताकि अगर हमने बेचनी है तो हम बेच भी सकें। बाय द टाइम 18 महीने तक उन्होंने कोई पैसा नहीं खर्चा अभी तक, सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करा है जो उनको चाहिए था अप्रूवल लेने के लिए, 7 घर बनाने के लिए। वो अप्रूवल लेके सिर्फ जो 2 प्रोसेस और करके अगर वो ऐसे बेचते हैं 7 मिलियन का बेच सकते हैं। दैट मीन्स $2 मिलियन वो कमा सकते हैं बिना कुछ किए। कोई मॉर्गेज नहीं पे करी उन्होंने, बाय द वे। ये थोड़ा सा भी इंडिया में टफ है एग्जैक्टली इसको रेप्लिका करने के लिए। ऐसा नहीं है, ओके, हो सकता है। तो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदे बिना उसको पैसा मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सो ऐसा हो रहा भाई ऑलरेडी। कैसे हो रहा है? आप वही करो जो मैं कह रहा हूँ, डिलेड सेटलमेंट लो, उसको डिलेड सेटलमेंट हम बोलते हैं, या बयाना दे दिया 18 महीने बाद तेरे को बाकी पैसे। अभी भी हो रहा है, फ्लैट्स ऐसे तो बिकते हैं, फ्लैट्स की जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो ऐसी तो होती है। ओके, क्योंकि बयाना दे देते हैं, और बयाना से क्या होता है कि भाई आपने पैसे दे दिए, बैंक वाले अब उनको लोन देते हैं, उनको फाइनेंस मिल जाता है, क्योंकि उनको एक अश्योरेंस चाहिए होती है बैंक या लेंडर को कि भाई हाँ इसके पास इतने इतने घर ऑलरेडी बेच दिए हैं, तो हम इसको फाइनेंस देते हैं तो ये ताकि ये बना सके। ये होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, पर इसको आप और अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आपके पास बंदे ऑन द ग्राउंड है। क्योंकि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो दिखाना नहीं चाहते भाई हमने घर बेचना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस ठप हो रहा है, कैश फ्लो चाहिए, या डिवोर्स हो रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो बंदा कहता है भाई मेरे को घर बेचना है। हमारे पास बहुत सारी ऑफ मार्केट डील्स आती हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अब जैसे ऑफ मार्केट डील का मतलब कि भाई आप कह रहे हो कि भाई मेरे को घर बेचना है, पर यार मेरे को ना, आप अल्ट्रा एच एन आई हो वगैरह, यार मेरे को ना ये सिर खपाई नहीं चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे पास क्लाइंट्स हैं जो मेरा घर खरीद लेंगे, कैन यू सेल इट? मतलब आप क्या उनको दिखा सकते हो? यस, डन। ऑफ मार्केट मतलब वो कभी ऑनलाइन मार्केट पे जाएगा ही नहीं, राइट, आएगा ही नहीं वो घर। हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज रोज आती है। तो ऐसे ही आई एम प्रीटी श्योर इट कैन बी रेप्लिकेटेड, बट अगेन गेम को समझना जरूरी है। गेम को जब तक समझोगे नहीं, प्ले नहीं कर पाओगे, प्ले नहीं कर पाओगे तो फिर आप फिर गेम को ब्लेम करते हो। आपने पूछा था क्वेश्चन कि भाई घर कैसे फ्री हो किया जा सकता है, राइट, बिना कुछ करे। हाँ जी, उसमें भाई आपको ना कैश फ्लो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं होऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं सेकंड टियर सिटी में लैंड लूंगा, लैंड लेके 4 फ्लोर बनाऊंगा। अब 4 फ्लोर का क्या होगा, मेरी जो रेंटल इनकम है ना, वो ऑलमोस्ट जो सारा उसका रेंट होगा ना, वो मॉर्गेज होगी या उसका जो भी लोन होगा, घर का होम लोन होगा, वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट अपने आप पे ऑफ कर देगा। हो सकता है कि पहले 1.5 से 2 साल मेरे को थोड़े से पैसे जेब में से डालने पड़ेंगे, पर है। उसके बाद यूजुअली प्रॉपर्टी
कैश फ्लो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। अरे उसका मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि आपको पहले 1.5 से 2 साल तो अपने जेब में से डालना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं पे भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है इंडिया में करना। यस होगा, ऐसा तो नहीं, एक्सेप्शंस नहीं होंगे, पर फिर आपको वो लास्ट पार्ट नहीं मिलेगा जो ग्रोथ है, क्योंकि आप बिल्कुल भी 3rd ईयर सिटीज में नहीं ना जा सकते। 3rd ईयर सिटीज में गए तो फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो इस करके ये दिस इज समथिंग दैट आई वुड डू अगर मेरे को अभी करना है तो, और मेरे को चाहिए कि भाई मेरा जो घर है वो अपने आप पे ऑफ हो और मैं अपने ज्यादा सिर कपाई ना करूं, तो 1.5 से 2 साल तो आपको पे करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है वो एक मिडिल क्लास इंसान की है, जी। राइट? तो अगर एक मिडिल क्लास इंसान को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसको कैसे वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो गरीब माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा भाई उनको, ओके, क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट डिफरेंट होता है और अमीरों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। ठीक है। मिडिल क्लास माइंडसेट ये है कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को बस इधर ही घर चाहिए, कोई मतलब नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, मेरा आरओआई क्या है, मेरी ग्रोथ कितनी होगी, कोई मतलब नहीं है। जो अमीर माइंडसेट होता है वो कहता है यार मेरे को ना पैसा बनना चाहिए भाई, आई डोंट केयर बैंगलोर में, आई डोंट केयर पंजाब में, आई डोंट केयर गुड़गांव में, नोएडा, आई जस्ट डोंट केयर, मेरे को पैसा बनना चाहिए। जब तक आप वो माइंडसेट नहीं छोड़ोगे तो आप गरीब के गरीब और मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाओगे। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। सो सबसे पहले आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जब आप वो छोड़ दोगे आप ऑलरेडी माइंडसेट अमीर वाले हो चुके हो, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है ना होना वो तय है। ओके, बस कब होना है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो माइंडसेट ही बहुत डिफरेंट है भाई। उसको बंदे को ऑलरेडी पता है कि भाई मैं अमीर होने वाला हूं, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और जब वो बंदे माइंडसेट में बंदा इन्वेस्ट करता ना, वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। वो कहेगा यार आई डोंट केयर भाई, पैसा बनना चाहिए। आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? पैसे ग्रो करने के लिए। कोई भी बंदा कोई इन्वेस्ट क्यों करता है? पैसे ग्रो करने के लिए। करेक्ट। इतनी यार गुज्जू भाई होंगे ना, मैं बहुत प्यार करता हूं यार। इतने प्रैक्टिकल, इतने अनइमोशनल बंदे नहीं देखे। जहां पे उनकी तारीफ करनी बनती है ना वहां पे बनती है भाई। इतने अनइमोशनल बंदे मैंने देखे नहीं पैसे को लेके। कह रहा भाई पैसा बनना चाहिए, इसलिए गुज्जू भाइयों की ना रिस्पेक्ट बनती है। अच्छा ये यहां पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे करते हैं वो, अरे न्यूजीलैंड में भी ऐसे करते हैं वो, अमेरिका में भी ऐसे करते हैं भाई। अमेरिका में आज से 1970s में एक गुज्जू फैमिली थी, गुज्जू फैमिली जो यूजुअली बड़ी होती है भाई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना आउटसाइड द सिटी जाके मोटर्स खरीदे और वहां पे जो चलाने वाले थे ना वो सारे गोरे थे, लेजी थे, नौकरी वाले थे। इन्होंने क्या करा कि सब बंदों ने, एक फैमिली गई, एक मोटर संभाला, खुद रह रहे थे, खुद ही सारा काम कर रहे थे। उस करके उनकी कॉस्ट जो थी बिल्कुल नथिंग थी। फैमिली के सब लोग, फैमिली के लोग हैं। उस चक्कर में भाई उनकी जो अवेलेबिलिटी होती नहीं थी, हमेशा ऑक्यूपाइड रहता था उनका। भाई वो कब शुरू करा उन्होंने 1970 से, कब 1990 तक उन्होंने होटल्स खरीदने शुरू कर दिए। अब ये क्या है, अब ये मैनिफेस्टेशन थोड़ी 20 साल बाद हुई है ना, माइंडसेट तो वही है ना यार, राइट। तो अगर आप ये चेंज कर लोगे तो आपकी भी मैनिफेस्टेशन जो है वो टाइम से हो ही जाएगी। तो अगर आप ये चेंज करके सिर्फ और सिर्फ अनइमोशनल होके मेरे को पैसा बनना चाहिए, मैं Tier 2 सिटी में जाने के लिए राजी हूं, बिकॉज दैट्स व्हेयर आई सी द ग्रोथ, दैट्स व्हेयर आई शुड बी गोइंग। ओके, आज की तारीख में जिसने करियर अपना स्टार्ट ही किया है जी, वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है प्रॉपर्टी में? थोड़ा रेपिटेटिव लगेगा पर भाई माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सैलरी माइंडसेट होता है ना वो बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। उसको आईफोन पहले लेना है, पता क्यों? क्योंकि दिखाना है। उसको गाड़ी पता क्यों लेनी है? क्योंकि दिखानी है। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पर दिखाना है। आईफोन किस्तों पे लेना पर दिखाना है। नौकरी बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले आईफोन लेना है। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है लोगों का, जो जब बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप का घर फ्री होता है या बहुत पुराना घर होता है, उनके पे लोन वगैरह नहीं होता है ना, तो उनको ना वो जो माइंडसेट है वो बहुत शॉर्ट साइडेड माइंडसेट उसको मैं बोलता हूँ कि भाई कल क्या करना वो कर देखना, बस आईफोन लेके बस दिखाना लोगों को भाई यार हम आईफोन भी ले सकते हैं, हम गाड़ी भी ले सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आजकल की जनरेशन को जी लाइफ में एंजॉय नहीं करना चाहिए? नहीं, एटलीस्ट 7 साल।
ओके। मैंने 7 साल लगा के 7 से 10 साल लगा के $70,000 सेव करा था भाई। उस टाइम पे मैं कोई पार्टीज नहीं करी थी। अपने 20s में मैं न्यूजीलैंड में था, कोई पार्टी नहीं करी मैंने, कोई शराबबाजी नहीं करी, कोई लड़कीबाजी नहीं करी। अगर वो मैं करता तो शायद मैं कहीं और ही होता, शायद मैं भी वही धक्के खा रहा होता जहां पे ऑलमोस्ट एवरीवन कर ही रहे हैं। सो नहीं, जब तक तुम अपने आप को सही तरीके से खड़े नहीं कर पाते, आपका बेस जो है स्ट्रांग नहीं है, मत करो भाई। 1994 की नीसान पल्सर चलाता रहा हूं मैं, गाड़ी नीसान पल्सर है, सर्च कर लेना 1994, 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई थी, वो चला रहा था मैं 7-8 साल, ताकि मैं पैसे जोड़ सकूं। जब हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में मल्टी मिलियनर हो चुके थे या मिलियनर बने थे, $7,000 की गाड़ी चला रहा था सिर्फ मैं। कुछ नहीं होता $7,000 की गाड़ी। सो नहीं, स्टार्ट पीना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। पैसे जोड़ लो या उसको समझ तो अगेन वो पेन खत्म होगी ना। पेटीएम करा, कार्ड लगाया, कुछ पता चल नहीं रहा, मॉर्गेज देनी नहीं, गया, इंस्टॉलमेंट देनी नहीं, रेंट देना नहीं है। इसलिए मेरे को गोरों का वो मामला बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही 16 साल के उनके बच्चे होते हैं ना, बाहर या रेंट देना शुरू करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो है नहीं है ना। माँ बाप की भी गलती है ना यहाँ पे। उनको सॉफ्ट तुम खुद ही बना रहे हो ना। नहीं नहीं मेरा बच्चा 25 साल तक तू इधर ही रहा है, मेरा बच्चा। लड़कों को तो मेरे ख्याल से 76 पढ़ने चाहिए 16 साल की उम्र में। चल काम करना शुरू कर, पढ़ाई करनी है कर, नहीं करना तो अपने आप कर। भाई वो भी तो पढ़ाई करते हैं, वो लोन लेके पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ना यार, कि भाई मेरे को लोन पे ऑफ करना है। राइट। हमारे यहाँ पे सब बिगाड़ी जो, भाई मेरे माँ बाप ने कोई पैसे नहीं दिए मेरे को, खुद ही करा है। और थैंक यू सो मच, नेगेटिव तरीके में नहीं है ये, पॉजिटिव तरीका है। आई एम सो ग्लैड कि हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थे जब मैं 18 साल का था। अगर मेरे को पैसे देते तो शायद मैं कुछ और ही होता। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी ना मेरे को यार अपने। एग्जैक्टली। यार मेरे घर पे पैसे नहीं है, मेरे को बाहर जाना, काम करना है, काम करने के बाद भाई मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। इट्स अ वेरी, आपको मैच्योर कर देता था यार। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर मैं चाहता हूँ वो हो जाए। मेरे को लगता है कई लोगों के ना बाप जल्दी मर जाने चाहिए। पता क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी फिर। क्योंकि वो अपने बाप के सिर पे ना कभी रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है, वो बच्चे के बच्चे ही रह जाते हैं। अब ये बहुत लोगों को चुभेगी ये बात, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव समझेंगे नहीं, एंड दैट्स ओके, आई डोंट केयर। सबको मैंने समझाने आया भी नहीं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट है, बहुत कम लोगों के लिए। आई थिंक 1 से 2% लोगों के लिए, ये सबके लिए है भी नहीं है। राइट। अभी हमारी बात हो रही थी कि ठीक है, हमको बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली, एक राइट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बट अर्ली एज पे हमारे पास क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं होता है जी, हम या तो थोड़ा अपनी सेविंग यूज कर लेते हैं, कभी कभी माँ बाप से भी बोरो कर लेते हैं पैसा एक प्रॉपर्टी लेने के लिए जी, और फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है लोन का। जी, तो क्या लोन से प्रॉपर्टी खरीदना जी इज अ वाइज डिसीजन? गरीब लोग सोचते हैं नहीं, अमीर लोग सोचते हैं एब्सोल्युटली यस। ओके। लेवरेज का मैंने मेंशन करा था पहले। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास 20% आपने इकट्ठा कर लिया, मान लो पापा से ले लिया, माँ बाप से लिया, सेविंग से। यहाँ पे अच्छी बात है, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, दैट्स अमेजिंग। कि भाई आप जो कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छा करोगे, प्रॉपर्टी लोगे। लेवरेज का क्या मतलब है? अब तो अगर आप वेट करते रहे, अब बाकी 80% की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सेव नहीं कर पाओगे। यहां पे आपको बैंक को लेवरेज करना है। 2 रीजन है। लेवरेज के बिना आप ग्रो नहीं करते हो, ग्रो नहीं करते हो। गूगल के पास $100 बिलियन कैश पड़ा हुआ है, वो फिर भी लोन ले रहे हैं। क्यों? अपना कैपिटल सेव करने के लिए, दूसरा उस बोरोड मनी को और मल्टीप्लाई करके उससे पैसा अर्न करने के लिए। दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग, अमीर लोग समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो मेरा पैसा खा रहा है। अब भाई ये जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर ये तुमने समझ लिया ना, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंज आ जाएगा। शायद सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसे पे, जो आपकी सेविंग्स है उस पे काम नहीं करती, जो आपका डेट है उस पे भी काम करती है वो। और यहाँ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। अरे गरीब माइंडसेट है ना ब्रो। जो आप 1 लाख रुपए का आज लोन ले रहे हो या $1 लाख का आज लोन ले रहे हो,
7% इन्फ्लेशन इंडिया में है भाई, वो अगले साल 93 रह जाएगा। अमीर लोग ये समझते हैं, बहुत स्लोली बोला ये पार्ट मैंने जान के। जो अगर आप ये समझ लोगे जिंदगी में सुखी हो जाओगे। बड़ा सिंपल पॉइंट है पर समझ नहीं आना इनको। फिर कहते हैं भाई ये क्या बकवासबाजी है, फ्लैट नहीं लेना, ये नहीं करना। नहीं, आपके लिए नहीं है, मत करो, कमेंट करो, बस थोड़ा एल्गोरिथम बढ़ाओ, थैंक यू, और टाटा बाय बाय करो। बहुत सिंपल है भाई। सो यस, 100% उनको लेवरेज करना चाहिए बैंक को। बैंक को बिना लेवरेज करा आप पैसे नहीं बना सकते। अमीर लोग ऐसे पैसे बनाते हैं। अब यार एप्पल के पास इतना पैसा पड़ा कैश, वो फिर भी लोन ले रहे हैं यार, राइट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द गेम। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनको। ओके, इंडिया में भी आप क्लेम कर सकते हो। आप अकाउंटेंट के पास कभी बैठो, कोई पूछा तो वो उनसे, अगर आप होम लोन भी है उसका भी आप कुछ पोर्शन आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। पर अरे हम क्यों करेंगे भाई, हमें नहीं करना, हमें बस फ्लैट ले दो, छुट्टी करो हमारी। गुड़गांव, दिल्ली, जी मुंबई, जी बैंगलोर, हैदराबाद, जी। आप बोलते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी मत लो और 2 टायर सिटी में जाके लो, एब्सोल्युटली, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। कैसे? गुड़गांव में कितना सैचुरेशन है, कितना और ले जाओगे यार ऊपर? 4 करोड़ का 10 करोड़ तो हो गया। क्या चाहिए और? वो क्यों हुआ पर इनको ये भी समझ नहीं आया अभी तक। समझ ही नहीं आया अभी क्यों हुआ। कोरोना के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने दबा के पैसे प्रिंट करे थे। प्रिंट करने के बाद पैसे की डिसबेसमेंट होती है, मतलब आपकी वैल्यू जो करेंसी है उसकी गिरती रहती है, क्योंकि आप प्रिंट कर रहे हो। अब जो घर हैं वो महंगे नहीं हुए हैं। ओके, महंगाई बढ़ा दी गई है। एग्जैक्टली, आपके करेंसी की वैल्यू गिर गई है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रो, ये समझ नहीं आता पर क्या करूं मैं। ज्यादातर लोगों, आई थिंक 95% लोगों को कुछ नहीं पता, ये कोई आइडिया नहीं है। वो लगते हैं महंगाई होगी, महंगाई नहीं हुई है भाई साहब। आपकी जो नोट की वैल्यू है ना 100 रुपए, वो 90 रुपए रहती है, अगले साल और गिरती है, अगले साल और गिरती है। और ये जो हवाला होता है ना इंडिया से, जो ये पैसा सब जा रहा है, ये आपकी और वैल्यू गिराता है। राइट, वी जस्ट डिस्कस कि आपने सजेस्ट कर रहे हैं कि जितनी भी हमको प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए अभी जी, हमको टियर 2 सिटीज में लेनी चाहिए बजाय टियर 1 सिटीज में। हाँ जी। तो आने वाले अगले 5 साल से 10 साल का अगर मैं टाइम ड्यूरेशन लेके चलूं, तो वहां पे प्रॉपर्टीज में कितना बूम आने वाला है और कितना वहां हमको गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई ये आंसर तो आपको कोई भी अगर देने की कोशिश करेगा ना, एग्जैक्टली टू डॉट के भाई 10% ही होगा, 20% ही होगा, वो आपको बकवास कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। आपको एक तरीका बता देता हूँ, उसको हम 18.6 ईयर का साइकिल बोलते हैं। ओके, जिस बंदे को ये साइकिल का समझ आ जाएगा और वो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि किसी को नहीं पता भाई, मार्केट डिक्टेट करती है। आपके और मेरे हाथ में होता, हम तो 50% ग्रो कर देंगे तो भाई कल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट डिक्टेट करती है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि एग्जैक्ट नंबर दे दूं, कोई नहीं दे सकता। और अगर आपको कोई कह रहा है मैं दे दूंगा, तो वो आपको तो पागल बना रहा है, तो उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है। देखो 18.6 ईयर एक साइकिल होता है, इसलिए मैं अलग अलग सिटीज में प्रॉपर्टीज बाय करता हूँ, क्योंकि हर एक अलग सिटी का अलग साइकिल होता है। कई जैसे न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो छोटी है, उसमें वो एक जैसे ही अप्लाई हो जाता है। बट राइट नाउ अभी क्या चल रहा है कि अभी पर्थ, एडिलेड और अपना ब्रिस्बेन जो है ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न अभी नहीं कर रहा। वहाँ पे एंटी एक जगह है वो भी नहीं कर रही। सो 18.6 साइकिल में क्या होता है कि पहले 7 साल बूम होता है, 0 to 7, मतलब प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत स्पीडली हाई हाँ हो जी, जाएगा। स्पीडली ऊपर जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है आप कहाँ पे हो साइकिल में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुके हैं, अब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो गए हैं, या इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो चुके हैं, जो आरबीआई है यो या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आरबीआई है जो नहीं इंक्रीज कर रही है, नहीं डिक्रीज कर रही, तो समझ लो कि आपके साइकिल का आपको पता चल जाता है कहाँ पे खड़ा है। ओके, जब आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने बंद हो गए, दैट मीन्स कि आप वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द साइकिल, या इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। तो ये वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है,
जैसे पहले 7 साल ऊपर जाएगी सब चीजें, फिर 2 साल का डिप्रेशन या स्टैग्नेशन, फिर 7 साल ऊपर, फिर 2 साल फिर 2 साल का स्टैग्नेशन रिसेशन, फिर हम उसको बोलते हैं विनर्स कर्स। मतलब लास्ट वाला जो पीरियड होता है। लास्ट का तो 2 साल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लो आपने शुरू करा बिल्कुल एंड ऑफ द मतलब स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल 0 पे, आप देख रहे हो यार पिछले 16 साल है भाई मैं पैसे कमा रहा भाई, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, बायसनेस आ जाती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। वो जो विनर्स कर्स है ना, उसमें लोग वही मरते हैं जो शुरू से स्टार्ट किए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार अब तो गिरना ही नहीं है, अब तो भाई ऊपर ही जाना है। अब क्या हुआ अर्ली 2025 में स्टॉक मार्केट का हाल देखा ना हमने, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को लग रहा था पिछले साल तो भाई अब तो नहीं, अब नहीं रुकना, अब तो भाई चलता रहेगा, या सेकंड हाफ विल बी बेटर, मेरे को पता क्यों होगा, पर वो फिर कभी सही, मैं क्योंकि इंटरेस्ट रखता हूँ इस सब चीज़ों में। बट यस, जो ये पैटर्न समझ लेगा, कुछ किताबों के नाम भी मैं बताने वाला हूँ, रे डालियो की सारी किताबें पढ़ो, बहुत अच्छा आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा। उसमें वो ग्लोबल इन्वेस्टर है, मैक्रो इन्वेस्टर है, वो सबसे तगड़ा जो हेज फंड है वो मेंटेन करता है, $150 बिलियन अंडर मैनेजमेंट है उसके। व्हाट इट टेक्स, स्टीव स्वॉशमैन जो कि ब्लैकस्टोन का चेयरमैन है, जिनका ज़्यादातर रियल एस्टेट में उन्होंने पैसे कमाया, उनको देखो। और ये किताब जिसने पढ़ ली ना भाई, तो शायद उसको पूरी बैंकिंग का राज बदल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि जो तुम सोच रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं है। स्विट्जरलैंड में किताब का नाम है भाई टावर ऑफ बेसल। टावर ऑफ बेसल। बेसल, ओके। उसमें भाई बैंकिंग की जो सबसे बड़ी चोरी चल रही है ना अभी, वो तुम्हें पता चल जाएगा भाई। जो मैं बोलने वाला हूँ लोगों को पता ही नहीं होगा, गारंटी बता रहा हूँ 99.9% लोगों को ये नहीं पता होगा जो मैं बोलने वाला हूँ। स्विट्जरलैंड में जो बैंकर्स हैं उनके पास कंप्लीट सॉवरेनिटी है। ओके। उनके रूल्स जो हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होते हैं लॉ, नॉर्मल लॉ के। आपको पता लंदन जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द यूके। फिर अगर महारानी को लंदन में जाना है उसको परमिशन लेनी पड़ती है पहले। अच्छा। किसी को पता नहीं है, फैक्ट है, चेक कर लेना। इंटरनेशनल वाटर्स पे लंदन है, इसीलिए जो कुछ लोग इंडिया से भाग के गए हैं वहां पे, या कुछ बिजनेसमैन वो वहां पे है, उनको टच इसीलिए नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल वाटर्स पे है, उनके लॉज जो है डिफरेंट है, पर स्विट्जरलैंड के सबका बाप है वो। टावर ऑफ बेसल, जिसने ये किताब पढ़ ली ना उसको सब बदल जाएगा। टावर ऑफ क्या क्या बताओ यार, एक पॉडकास्ट बहुत कम हो जाएगा भाई। बताइए बताइए। 5-6 पॉडकास्ट चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। साथ साथ बहुत सारी हम प्रॉपर्टी पे तो डिस्कस कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टीज के साथ साथ मिली जुली और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती भाई जा रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गेम समझने की कोशिश करो ना, और मेरे को समझ आ गई है भाई गेम क्या है। मतलब अगर आपको गेम समझ में आ जाए तो बहुत स्पीडली आप पैसा बना सकते हो प्रॉपर्टी स्पीडली में। पैसा बना सकते हो। एक बात है, आप स्टूपिड मिस्टेक नहीं करोगे। वो तो चाहते हैं भाई मिडिल क्लास क्रश हो जाए, उन्होंने मिडिल क्लास तो खत्म ही कर देनी है यार। राइट। पता ही नहीं है, मिडिल क्लास उन्होंने खत्म कर देनी है। वो सीडीडीसी क्यों ला रहे हैं? सीडीडीसी सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है वो क्यों ला के आ रहे हैं? जब वो चाहेंगे तब आप पैसे खर्च करोगे। एक्सट्रीम कंट्रोल है। बहुत बड़े बड़े माइंड बैठे हैं ऊपर जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना आज, ये तो समझ ही नहीं भाई लोगों को। 99.9% कुछ नहीं पता भाई उनको। क्यों? क्योंकि वो रोज की भाग दौड़ में लगे भाग दौड़ में लगे हुए बस। राइट। तो आज तक आपने सबसे महंगी प्रॉपर्टी या ऐसी कौन सी महंगी चीज खरीदी जिसने आपको ये सारी चीज समझाई, अंडरस्टैंड करवाई, सिखाई? भाई ऐसी कोई एक चीज नहीं है। ओके। बट मैं ये बता दूं कि अभी के लिए मैं एक होटल जो है वो नेगोशिएट कर रहा हूँ, जो कि $139 मिलियन का है।
बट आई एम रियली ग्लैड कि जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत छोटे से हुई थी, क्योंकि जो समझ आपको वहां से मिलती है वो आप एकदम से $139 मिलियन के होटल पे पहुंच के नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आपको समझ टाइम से ही आती है. जो भी बंदा कहता है भाई मैं कल ही मिलियनर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है. एंड आई थिंक अगेन हमने शायद ऑफ कैमरा बात करी थी कि जो जर्नी है वो गोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर ये लोगों को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों. इतनी जबरदस्त चीज मालिक ने दी है जिंदगी नाम की, कि आप सीख रहे हो, आप जर्नी हो. क्योंकि हम आउटकम पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं ना, इसलिए हम फेल होते हैं. अरे उसको भी इंजॉय करो जहां पे अभी भी खड़े हो. ऑफ कोर्स पैसा बनाओ, सब कुछ करो, नो प्रॉब्लम, पर उसको तो इंजॉय करो ना जहां पे हो. रोना बंद करो यार, रोना बंद करो. ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है. इधर Sure. आप बोल रहे हो कि जहां पे जो हो उसको एंजॉय करो लाइफ, जी. राइट? और इधर आप बोल रहे हो कि नहीं, एंजॉय नहीं करो, पहले पैसा कमाओ. इंजॉय ऐसे कि भाई एक्सेप्ट तो करो ना जहां पे हो खड़े हो. ओके, एक्सेप्टेंस होनी, इंजॉय करना वही है ना. कि भाई अगर मेरे पास अभी आईफोन नहीं है तो मैं 5 साल रुक के ले सकता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को प्रॉपर्टी बनानी है या पहले मेरे को इन्वेस्ट करना है. तो आपने कैसे पैसा सेव करा और आप कैसे बड़े आदमी बने फिर? भाई मैंने 20s में कोई पार्टीज नहीं करी, 2 पार्टीज करी अपने पूरे 20s में. मैं न्यूजीलैंड रहता था. आपने पैसे सेव कैसे करते थे आप? एग्जैक्टली बहुत कम खर्च के, स्टारबक्स ना पी के. उस पैसे को आपने कैसे इन्वेस्ट किया और कैसे बढ़ाया? उस पैसे को भाई फिर मैंने वैसे इन्वेस्ट करा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ. मैंने पुरानी प्रॉपर्टीज ली, उनको रेनोवेट करा, उनको रीफाइनेंस करा, उनसे जो एक्स्ट्रा पैसा बना के वैल्यू ऐड करके वो निकाला, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे. ऐसे मैंने सिंपल प्रोसेस फॉलो करके 18 महीने में 4 प्रॉपर्टियां खरीदी थी, सिर्फ 70,000 से, गेम समझने के बाद. ओके. अभी ही मैंने ख़त्म करा है पॉडकास्ट शलीन जी के साथ. सो आई हैड अ वेरी गुड पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. थैंक यू. आज का जो डिस्कशन है जी. हमने प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आसपास की बहुत सारी चीज़ें के ऊपर हमने फोकस किया है. तो आज जो हमारा डिस्कशन है, अगर उसको कोई ढंग से सुन लेता है और उस पूरे गेम प्लान को समझ लेता है, तो वो फॉर श्योर अपनी लाइफ में प्रॉपर्टीज के साथ साथ अबंडेंस, पैसा, हैप्पीनेस सब अट्रैक्ट कर सकता है. करेक्ट. पर भाई गेम ना एकदम से समझ नहीं आने वाली. एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि आपने बताया कि इसको जी. लर्न करना पड़ेगा. इट्स अ लर्न टाइम करना टेकिंग पड़ेगा. प्रोसेस. एब्सोल्युटली. एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग एब्सोल्युटली. एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट समथिंग सो जी. दैट यू नो फिर से आप अपने आप को और एम्पायर करते रहो. जी. बट बहुत सारे मिथ्स इसमें आपने बस्ट करें, बहुत सारे मिथ्स आपने इसमें लोगों को क्लैरिफाई करें. जैसे कि आपने सबसे बड़ा मिथ तो ये बोला कि आपने फ्लैट नहीं लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को. लैंड ही क्यों लेना चाहिए, यू नो. फार्म हाउस अगर लेना है तो किस इंसान को फार्म हाउस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए. तो इतना जो डिटेल में डिस्कशन है, और भी हमने बहुत सारे डिस्कशंस करे, तो इतना जो हमने डिटेल में डिस्कशन करा, ये लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. सो थैंक यू सो मच. एंड फॉर श्योर कि अब नेक्स्ट आपकी जब भी विजिट होती है और अगर हमारे पूरा कनेक्ट हो पाता है, तो विल डू वन मोर पॉडकास्ट जिसमें हम और ज़्यादा डेंसली डिस्कस कर सकें. और उससे हमको लोगों के क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे कि जब ये पॉडकास्ट लाइव हो रहा है तो लोगों के और क्या क्या क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, Sure. और लोगों को हम क्लैरिटी दे सकते हैं. सो जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for having me. I'm extremely grateful. Really had a great time. Thank you so much again, guys. I'm extremely, extremely grateful. Thank you. थैंक यू. Thank you so much.